अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा कल हम लोगों ने जो है वो अल्लाह को खुश रखे, हमने कल जो है टॉपिक बॉयकॉट का स्टार्ट किया। आज हम वो टॉपिक खत्म करके ताइफ जो है वो रिज्यूम करेंगे, मतलब ताइफ स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम क्या स्टार्ट करेंगे, लेकिन ताइफ खत्म जो है वो फिर फ्राइडे की क्लास में हो सकेगा। सैटरडे को हमने मेराज पढ़ना है और मेराज के पॉइंट सैटरडे तो नहीं संडे तक ही हो पाएंगे, और फिर संडे को हम प्लेजेस ऑफ अकाबा स्टार्ट कर लेंगे। तो ताइफ मेराज और प्लेजेस जो है वो ऑनलाइन होगा जब, तो फिर उसके बाद का जो फ्राइडे होगा फिर हम फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह मिल लेंगे। कल मेरी सर हमजा से भी मुलाकात हुई, सर आबिद से एक मीटिंग करना बाकी है, तो इंशाल्लाह वजीम जो है वो हम लोग जो है बैठ के प्लान कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी ये भी देखना है कि नंबर ऑडियंस कितनी है और किस तरह से हम एसओपीज को फॉलो करते हुए और कैसे इन कॉशियस मैनर जो है वी विल बी एबल टू मैनेज दीस क्लासेस, क्योंकि मेरे ऊपर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, कैंपस मेरे ही है। तो मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा, तो वी आर नॉट रशिंग। हमने अपना स्कूल भी जो है वो हर क्लास का जो है वो एक एक हफ्ते डिले के साथ ही खोला है। जैसे कि कल हमारे पास जो है वो वेरिटा स्कूलिंग सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों स्टार्ट होंगी, लेकिन हमने जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सेकेंडरी, हम कल सेकेंडरी स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी हम एक हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वो अल्लाह का भला करे, हम थोड़ा सा वक्त लेंगे और वक्त लेके अपना काम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे यानी कि आज के बाद जो आपकी 3 और क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही है। उसके बाद हम जब फिजिकल जाएंगे, तो मैंने सर हमजा से भी डिस्कस किया, खुद भी, तो हमारा यही मूड है कि हम जो है वो 2 तरह की ही क्लासेस ऑफर करेंगे। एक हमारी फिजिकल क्लास रहेंगी, एक हमारी ऑनलाइन। अब उसकी टाइमिंग क्या है, क्या डेट से वो स्टार्ट होंगी, कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा, ये सब आपको नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। इसलिए इस सवाल को बार बार पूछ के अपना और हमारा वक्त जाया मत करें। तो ऑनलाइन देखा, अभी सवाल आ भी गया, मैंने अभी बोला ना टाइमिंग ना पूछें इसकी। तो हम आपको जो है वो क्योंकि सर आबिद, मैं और सर हमजा तीनों एक ही पेज पर हैं कि हम लोग जो है वो अपना एक बैच ऑनलाइन रखेंगे और साइमल्टेनियसली हमारे अपनी कैंपसेस पर जो है वो अल्लाह को खुश रखे क्लासेस भी होंगी। क्योंकि मैंने जब रियलाइज किया है ऑन कैंपस क्लास का मजा बहुत ही ज्यादा आ रहा था स्टूडेंट्स को, हमें भी उसमें ये है कि बच्चे को याद करा के जब भेजते हैं ना, तो एक पर्सनल टीचिंग वाली सेटिस्फेक्शन आ रही होती है। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होता, कुछ लोगों के लिए मसले मसाइल कुछ और होते हैं, किसी के लिए ऑनलाइन कन्वीनियंट होगा तो ऑनलाइन पढ़ता रहेगा। तो इसमें बहरहाल मेरी थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, मैं लिमिटेड बैचेस ऑफर ही करता हूँ। मैं तो 6 सेक्शन से ज्यादा नहीं पढ़ाता, बाकी टीचर्स तो 19 सेक्शन भी पढ़ाते हैं। तो मेरा एक सेक्शन ऑनलाइन का बढ़ जाएगा, लेकिन खैर अब साल भी ऐसा है, मुश्किलात भी है, तो चीजें इस तरह से मैनेज होंगी। एनीवेज, तो ये बातें आपको बता दी। और अब आपकी 3 ऑनलाइन क्लासेस हैं फ्राइडे सैटरडे संडे आज के बाद, और आप उस संडे तक ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे कि आपकी फिजिकल क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होंगी, ऑनलाइन का बैच क्या होगा। और कोशिश यही होती है कि मैं, सर हमजा और सर आबिद जो हैं वो बैक टू बैक क्लास ही ऑफर करें। एक बात बस जो यकीनी होगी वो ये कि आप जिस भी कैंपस में क्लास ले रहे होंगे, लेट्स से कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ गुलशन कैंपस, तो गुलशन कैंपस में यूजुअली क्लासेस सैटरडे संडे को होती हैं, जौहर भी सैटरडे संडे को ही होती हैं और नॉर्थ की भी सैटरडे संडे को होती हैं। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बहादुराबाद और डिफेंस कैंपस, तो बहादुराबाद और डिफेंस की क्लासेस ट्यूसडेज और फ्राइडेज को होती हैं। लेकिन क्लासेस में हमेशा बैक टू बैक का फैक्टर रहता है, उसमें आपको 2 बार कोचिंग नहीं आना होता। लेट्स से कि एक स्टूडेंट सैटरडे को आएगा, तो सबसे पहले गुलशन कैंपस में एक मिसाल दे रहा हूं हाइपोथेटिकली, और यही रूटीन है हमारे, यही टाइमिंग होते हैं, हम टाइमिंग हमें हमारे जहन में तो है। तो एक बच्चा पहले उर्दू की क्लास लेगा, जिसका उर्दू नहीं होगा वो थोड़ी देर बाद आएगा, और फिर पीएचडी की क्लास होगी, और उसके फौरन बाद फिर मेरा थोड़ा सा इंतजार करेगा, नमाज वगैरह का वक्फा होगा तो हम नमाज साथ पढ़ लेंगे। वहां पर लड़कियों के लिए कॉमन रूम है, लड़के जाए नमाज में हमारे साथ जमात से नमाज पढ़ते हैं, और फिर जो है वो हम लोग जो है वो इस्लामिक की क्लास लेंगे, और उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। तो कोशिश ये होती है कि O2 के स्टूडेंट्स वीकेंड्स में, बाकी हर जगह तो वीकेंड्स में नहीं हो सकती क्लास, सैटरडे संडे मेजॉरिटी एरियाज हम लोग कवर कर लेते हैं, और उसमें यही होता है कि बस दो ही दिन में जो है वो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाए, और फिजिकल क्लास में इतना स्टेमिना बन जाता है, बंदा ज़रा हिलजुल रहा होता है, रूम चेंज हो रहा होता है, दोस्तों से गपशप हो रही होती है, तो फिर वो 3 क्लासेस कंसेक्यूटिव देना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो, बहुत सारे स्टूडेंट्स उर्दू भी नहीं लेते, तो उनको 2 ही क्लासेस के लिए आना होता है। तो ये मेरा बच्चा आपकी रूटीन होगी, और इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे, और रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल होना बंद हो जाएंगी, और हम जो है वो आपको जो है वो फिजिकल क्लासेस में जब आप आ जाएंगे तो ये सारी मराहत आपके लिए खत्म हो जाएंगी। वन ड्राइव का फोल्डर जो होगा उसमें कोई फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मैं अपनी फिजिकल क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करता, और ना ही मुझे शौक है ना जरूरत है। हाँ, ये जरूर होता है कि स्टूडेंट्स जो है जब फिजिकल क्लासेस में होते हैं तो उनको कुछ लॉस हो गया, उनका कोई टॉपिक मिस हो गया, तो फिर हम उनको ऐसे अकोमोडेट करते हैं कि लेट्स से कि आई एम टीचिंग सेक्शन ए एंड बी इन गुलशन कैंपस, और एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर वो कल मैं नहीं आ सकी थी, वो जो है वालदा की तबीयत खराब थी, या फिर मुझे कहीं जाना था। तो फिर हम कहते हैं कि बेटा एक काम कीजिए, आप 2 से 3 वीक्स का वेट कर लें, यही टॉपिक जो है वो हम लोग जो है वो सेक्शन सी डी में पढ़ाएंगे, और सेक्शन सी डी की क्लास ए बी के फौरन बाद होती है,
तो हम आपको प्री मेच्योरली बताएंगे, तो इस दिन फलाने दिन आपको 1 घंटे नहीं 2 घंटे रुकना पड़ेगा, तो आप अपना बैकअप किसी और क्लास में ले लेंगे। तो इस सूरत हाल में ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कई हजार बार बता चुका हूँ कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक का जितना भी पढ़ाया हुआ है, जैसे आज की क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्डिंग से बैकअप ले सकते हैं, वरना फिर वो हमारे जो न्यू सेक्शन स्टार्ट होंगे उन क्लास में बैठ के शुरू से इस्लामिक पढ़ के उसका बैकअप लेंगे, या चाहें तो अपना सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बस ये नुकसान होता है जो न्यू सेक्शन होता है उसमें फी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि जुलाई वाले सेक्शन की फी अगर 4000 है, तो न्यू सेक्शन जो स्टार्ट होगा, अब जो स्टार्ट होगा सी और डी में, एक ही नया सेक्शन स्टार्ट करूंगा गुलशन में, उसकी फी फिर मेरी जो है 7 से 8 हजार भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश यही रहती है कि अर्ली सेक्शन लें ताकि बैकअप के लिए सेकेंडरी सेक्शन मौजूद हो, और फिर फी भी कम दें ताकि पैसे बचे, हर बंदा पैसा बचाना चाहता है। तो कोशिश करके मैंने सारी बातें बता दी है, कोई बात इसमें समझ नहीं आया ना तो आप रिकॉर्डिंग में जो है वो सुन लीजिएगा, मैंने बिल्कुल स्टार्ट के टुकड़े में आपको ये बात बता दी है। तो हम लोग जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बॉयकॉट का रिकैप करा के फटाफट बॉयकॉट खत्म करा के मैं आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक टाइप की तरफ लेके जाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Mr. Adam Kareem, for your kind information, I'm supposed to give 8 classes per month. I'm supposed to teach 8 classes per month. It's been more than a decade I've been teaching Islamiyat and tuition and all that. तो एक महीने की 8 क्लासें मुझे देनी होती हैं। ऑनलाइन में फिर मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट के लिए भी ऑन एंड ऑफ मुसीबतें हैं, तो ऑनलाइन में क्योंकि मुझे भी मल्टीपल स्पेसेस पे नहीं जाना होता, घर से ही पढ़ाना होता है, तो मैंने ऑनलाइन में 2 क्लासेस पर वीक की बजाय 3 क्लासेस पर वीक रखी हुई है। तो अगर मैं फ्राइडे को अगले फ्राइडे को भी छुट्टी कर लूं, आई एम नॉट सपोज टू कॉम्पनसेट दैट। मेरी 8 क्लासेस पर वीक ही आपके साथ, पर मंथ ही आपके साथ कमिटेड है। मैं फिर भी इस अभी क्योंकि ऑनलाइन में मैं क्लासेस ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, टॉपिक वक्त ले लेता है, बॉयकॉट कल नहीं खत्म हो सका, आज खत्म हो रहा है, तो वक्त ज्यादा लगता है। सो आई एम नॉट सपोज टू गिव दी कॉम्पनसेटरी क्लास फॉर दैट। और थोड़ी सी आप में अगर शर्म और हया होती, जिस बंदे ने आशूरा की क्लासों को भी कॉम्पनसेट किया हुआ है, आप उसके सामने ऐसे खड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेशर्मी का मुकाम है। तो आई एम नॉट सपोज टू कॉम्पनसेट सच क्लासेस जो कि जो है वो पब्लिक हॉलिडे या गैजेटेड हॉलिडेज में भी आए। तो थोड़ी सी शर्म खा के सवाल करना चाहिए इंसान को। मैं ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट से इजाफी क्लासेस दे रहा हूँ एवरी वीक, तो कॉम्पनसेशन का सवाल करना बनता नहीं है आपका। अल्लाह करे आपको शर्म आ जाए। चले जी, बॉयकॉट में हमने कल जो सवाल स्टार्ट किया वो ये कि हमने कहा कि भाई बॉयकॉट का क्वेश्चन अभी तक तो फाइनेंस में नहीं आया, लेकिन क्योंकि एक सिलेबस है 2056, इसमें एग्जामिनर बॉयकॉट का क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछ चुके हैं, तो तैयारी तो बेटा करके जानी होगी। और मैं तो मॉक हो या मिड टर्म कहीं ना कहीं एक बार बॉयकॉट का क्वेश्चन पूछ लूंगा। हाँ, एक चीज रह गई बच्चा बताना, हमारा टेस्ट नहीं हो सका, तो अब हम अक्टूबर में 2 एग्जाम्स लेंगे, एक बायोग्राफी का एग्जाम होगा और एक एग्जाम चैप्टर कुरान का होगा। लेट स्टूडेंट जो आया वो फिर जिसने जो पढ़ा हुआ है उसका एग्जाम देगा, जिसका नहीं वो फिर बाद में समझाई जाएगी बात। तो टेस्ट हमारे डिलेड है, बाय सितंबर या बाय अक्टूबर हमारे 2 मंथली टेस्ट हो जाने चाहिए। हम फिजिकल क्लासेस का वेट कर रहे थे, तो जैसे ही हम बैक टू फिजिकल ऑन कैंपस क्लासेस में आते हैं, तो हम उसके अगले ही हफ्ते आपका जो है वो टेस्ट जो मैं अपना टेस्ट रख दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स उनकी अपनी मर्जी है। तो क्वेश्चन बॉयकॉट का आ सकता है, राइट एन अकाउंट ऑफ द बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम बाय द पीपल ऑफ कुरैश, या फिर जो है वो अल्लाह का भला करे ये भी हो सकता है कि वो बॉयकॉट के बारे में पूछे, राइट एन अकाउंट ऑफ द बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड ट्राइब्स इन सिटी ऑफ मक्का। मैंने मेरा बच्चा आपको ये समझाया था कि हो सकता है क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो फिर कॉजेस, इवेंट्स ऑफ बॉयकॉट एंड द वैली, इवेंट्स इन द वैली ऑफ शिब अबी तालिब और लिफ्टिंग ऑफ बॉयकॉट के तीनों पैराग्राफ्स बनेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, यानी कि लेस देन 10 मार्क्स का बॉयकॉट आएगा, तो फिर आपको कॉजेज ऑफ बॉयकॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने कल कवर कर लिया है। और शुक्रिया हसन बुखारी साहब, मैं ये पूछने वाला था कि यार हमने कल किस पॉइंट तक लिख लिया था, तो पॉइंट नंबर 10 तक हो गया था। मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ मेरा बच्चा, फिर उसके बाद आगे स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल हमने ये बात देखी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फर्स्ट 3 इयर्स जो है वो सीक्रेट प्रीच करते हैं, तो कुरैश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि दे अंडरएस्टिमेटेड मुस्लिम्स एंड दे डिड नॉट नो अबाउट द कंप्लीट टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। 4th ईयर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ओपन प्रीचिंग शुरू करते हैं, तो कुरैश में 3 इनसिक्योरिटीज आती हैं, सोशल, रिलीजियस एंड फाइनेंशियल। और इनसिक्योरिटीज का जो आफ्टर मैथ था, जो आउटकम था, वो ये जो है वो पीपल ऑफ कुरैश दे स्टार्टेड अपोजिंग द रिलीजन इस्लाम एंड दे स्टार्टेड परसिक्यूटिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। In result of that, obviously, when few followers, they were living a miserable and a vulnerable life at the hands of Quraysh. These followers had to escape to the city of Abyssinia. Quraysh ने मुसलमानों को अबिसिनिया से लाने की कोशिश की, but they failed completely to bring the migrants back to the city of Makkah because of the support of Najashi in the favor of Muslims. So failure of Quraysh, और जो है वो एक तो they could not stop Islam, the growth of Islam, they could not stop Muslims, and they could not bring the Muslims back.
उधर से हमने देखा कि 2 लोग मुसलमान होने की वजह से इस्लामिक जो है वो कम्युनिटी जो है वो मक्का में और स्ट्रेंथन हो गई थी, और वो 2 हज़रत थे, हज़रत हमजा, हज़रत उमर। इस वजह से कुरैश जो है वो बहुत ज्यादा अनॉय हो रहे थे, और कुरैश ना प्रॉफिट को रोक पाए, ना इस्लाम को, ना इस्लाम की स्ट्रेंथ को, ना माइग्रेंट्स को। तो कुरैश ने डिसाइड किया कि अब वो मुसलमानों को प्रॉफिट पियर तक पहुंचने के लिए जो एक शील्ड और ढाल बने अबू तालिब, उनको कमजोर करेंगे। कुरैश ने अबू तालिब को थ्रेटन किया टू स्टॉप योर नेफ्यू, टू विथड्रॉ हिज नेफ्यू और टू हैंड ओवर हिज नेफ्यू टू द पीपल ऑफ कुरैश। एंड दे थ्रेटन कि अगर अबू तालिब ऐसा नहीं करते तो अबू तालिब एंड हिज ट्राइब विल बी बॉयकॉटेड सोशली एंड इकोनॉमिकली। Abu Talib had a word with Prophet. When Prophet was crying and weeping, Abu Talib saw so much immense determination of Nabi al-Islam. Abu Talib made a decision that he is going to continue his support and security for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जब अबू तालिब ने अपनी सिक्योरिटी कंटिन्यू की तो ये कुरैश के लिए बहुत ज्यादा अनोइंग फैक्टर था, और फिर कुरैश ने बनु किनाना की क्वार्टर्स में मीटिंग करके डिसाइड किया कि they would boycott few tribes and individuals of the city of Makkah. अब बॉयकॉट में प्रॉब्लम ये था कि पार्चमेंट में साइन करवाना था 40 चीफ्स ऑफ कुरैश से, और साइन करवाने के लिए कुरैश ने, अबू जहल ने जो मीटिंग लीड की, अबू जहल ने उस मीटिंग को लीड करने में जहां पर कुछ लोगों को ब्राइब किया, कुछ लोगों को थ्रेटन किया, कुछ लोग जो ब्राइब और थ्रेटन नहीं होते चीफ से, उनको अबू जहल ने प्रोवोक किया। उसके लिए अबू जहल ने एक प्रोवोकिंग फैक्टर यूज किया जिसको हमने कल मेजर या इंस्टिगेटिंग फैक्टर का नाम दिया था, और वो ये कि दोज पीपल हु हैड कट देमसेल्व्स फ्रॉम द रिलीजन ऑफ मक्का, they should also be cut from society and business of Makkah. और अबू जहल ने लोगों को इमोशनल यहाँ पर जो है वो क्लोज किया, और इमोशनली उसने चीफ से कहा जो अबू तालिब की फेवर में थे कि जो लोग आपके मजहब को नहीं मानते, हम नहीं कहते आप उनको कत्ल करें हमारे, लेकिन आप यू शुड रिमेन लॉयल टू योर आइडल्स, और आपके आइडल्स की लॉयल्टी इतनी तो आपकी लॉयल्टी आपके आइडल्स भी तो आपकी लॉयल्टी डिजर्व करते हैं कि जो आपके आइडल्स को अपोज करें आप उन लोगों से सोशली डिस्कनेक्ट हो जाए, जो आपके आइडल्स को अपोज करें आप उनसे इकोनॉमिकली और बिजनेस जो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर अबू जहल ने 40 चीफ्स ऑफ कुरैश को कन्विंस किया, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि कौन लोग बॉयकॉट में इंक्लूड होंगे, कौन एक्सक्लूड होंगे। तो बनु मुतलिब को बॉयकॉट करना था, लेकिन बनु मुतलिब बॉयकॉट करने से अबू तालिब के कज़न्स उनकी मदद करते तो बॉयकॉट फेल हो सकता था, इसलिए बिगर ब्रांच बनु हाशिम को भी बॉयकॉट में इंक्लूड किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने हाईलाइट करने के लिए नाम लिखा क्योंकि प्रॉफिट वाज अ पार्ट ऑफ बनु मुतलिब, बनु हाशिम बोथ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को बॉयकॉट किया और उनके सपोर्टर्स को। यहाँ 4 लिखे हैं लेकिन मैंने आपको कल 5 लिखवाए थे, क्योंकि अबू लहब और उनका ताल्लुक बनु मुतलिब और बनु हाशिम दोनों से था, लेकिन बिकॉज़ ही वाज द ब्लड थर्स्टी एनिमी ऑफ प्रॉफिट एंड ही वाज अ बिग एंड स्टॉन्च एनिमी ऑफ इस्लाम, दैट्स व्हाई अबू लहब, हिज वाइफ उम्मे जमील एंड हिज सन्स या हिज किड्स दे वर नॉट बॉयकॉटेड, और उनको बॉयकॉट में एग्जेम्पशन यानी एक्सक्लूड किया गया। फिर जी बॉयकॉट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहीं की बॉयकॉट में सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं। Nobody is going to eat, drink, or mingle up with Muslims. Nobody is going to do any sort of social contact with Muslims. If anybody is going to if anybody was found doing any sort of social contact with Muslims, then that person will also be boycotted socially and financially. Mingling कहते हैं mixing up को, लोगों के साथ घुलना मिलना। अब्दुल्ला रिजवान ने फ्राइडे की क्लास मिस कर दी यार, वैसे अब्दुल्ला फ्राइडे की क्लास मैंने भी मिस कर दी थी, फ्राइडे को क्लास ही नहीं हुई थी, तो पता तो कर लो मैंने क्लास भी नहीं हुई है, फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी बेटे। तो सोशल रिस्ट्रिक्शंस में हमने कल बात की कि इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, इन्होंने हमसे शादियां नहीं की, हमने आपस में शादियां कर ली, इन्होंने हमसे बातचीत की, हमने आपस में बात की, पर इसमें अबू तालिब के एलाइज उनसे जब डिस्कनेक्ट हो गए तो अबू तालिब की एज अ चीफ, एज अ लीडर पोजीशन थोड़ी सी जो है वो पावरलेस हो गई। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ने ओवरऑल कम्युनिटी को ज्यादा डैमेज किया था, और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि नो मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, नो बाइंग विद मुस्लिम्स, नो सेलिंग विद मुस्लिम्स। If anybody was found doing any sort of transaction with Muslims, then that person or his tribe could also be boycotted socially and financially. नबूवत का 7वां साल था और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक पार्चमेंट पे लिख दी गई, और पार्चमेंट में इंफॉर्मेशन लिखने के बाद द पार्चमेंट वाज hung on the wall of Kaaba to declare the boycott, announce the boycott to all the people and to let the people know and to spread the awareness that if anybody is found breaching this contract, if anybody is going to be found breaching any condition or clause of this parchment, then that person will be dealt strictly and the person could be boycotted socially and financially. पार्चमेंट है तो बॉयकॉट है, पार्चमेंट नहीं तो बॉयकॉट नहीं। इस वजह से वे पार्चमेंट जो है उसको उतार के सेफेस्ट प्लेस इन द सिटी ऑफ मक्का यानी काबा के अंदर रख दिया गया। काबा के अंदर जब पार्चमेंट रखा गया तो अबू तालिब ने इसके बाद एक बहुत डिफरेंट किस्म का डिसीजन लिया। ब्रीचिंग का मतलब होता है तजावुज कर देना, अंग्रेजी पढ़ लो या बस इस्लामियत पढ़ लो। ब्रीच कहना कहते हैं ट्रांसग्रेस करना, किसी रूल को जो है वो तोड़ देना। जैसे एक क्लॉज है, आपको बोला कि बेटा आपने जब ब्रेक टाइम पे बाहर नहीं निकलना और आपने मेरी रिस्ट्रिक्शन को ब्रीच किया, यानी कि आपने हद से तजावुज किया।
तो अबू तालिब ने कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस में ये नहीं था कि हम जो है वो मक्का से कहीं और चले जाएंगे या मक्का के आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, पर अबू तालिब ने फॉर 4 अमेजिंग रीजंस डिसाइड किया कि अबू तालिब जो है वो सबको उस वैली में लेके जाएंगे जो उन्होंने इनहेरिट किया अपने दादा और अपने वालिद और अपने दादा से, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम से। और वो जो प्रॉपर्टी जो पहले शिब बनी हाशिम और शिब बनी मुतल्लिब कहलाती है, वो शिब अबी तालिब कहलाती है, उस प्रॉपर्टी पर अबू तालिब सबको लेके चले गए, जहां पर हिस्टोरियंस ने फिर लिखा कि the valley of Shib Abi Talib always echoed with the weeping voices of children। वहां से बच्चों को गर्मी और धूप की वजह से हर वक्त रोना आता था और रोने की आवाजें आती थी। क्यों अबू तालिब हमें वहां पर लेके गए, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ था कि अबू तालिब, जो हमने बिल्कुल एंड में लिखा था कि अबू तालिब हमें वहां पर लेके गए, तो उसकी पहली वजह थी कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अगर मक्का में होंगे, अबू तालिब की पोजीशन बहुत पावरफुल नहीं है, तो मक्का की हदूद में अब जो प्रॉफिट पे जानलेवा हमला हो सकता है। तो अबू तालिब वांटेड टू कीप हिज प्रॉमिस टू नबी अलैहिस्सलाम की, उन्होंने प्रॉफिट से वादा किया उनको प्रोटेक्शन देने का। सो प्रोटेक्शन के वादे को भी पासदारी के लिए वो अबू तालिब जो है वो लोगों को एक पहली में लेके गए, जहां पर अबू तालिब के ही कहने पे और उनके तरीके से चीजें और निजाम चलेगा। फिर अगर हम मक्का में रहते तो कुछ लोग जो थे, जो कि जालिम थे, जैसे अबू जहल हो गया, आस बिन वाइल हो गया, अबू लहब हो गया, उमय्या बिन खल्फ हो गया, ये हमें फर्दर बुली करते, रोजाना हम परेशान होते। तो वी डिड नॉट वांट टू गेट हर्ट अननेसेसरली, वी डिड नॉट वांट एवरी डेज एपिसोड्स, हमें रोजाना परेशानी नहीं चाहिए थी। So that's why we disconnected from and distanced from these people, the cruel and the bully people, the people who were bullied us, and we had gone to the separate place ताकि फिर रोजाना कोई एपिसोड ना हो। Plus, if people had been, those who were absolutely kind and generous, whatever religion they belong to, they had humanity within themselves and their consciences were alive, तो अगर ये हमारी मदद करते हुए पकड़े जाते kind members, तो हमारी वजह से फंसते, we did not want to become burden on them. So instead of being burden on the kind members, we distance ourselves from these amazing people. Instead of being bullied from the cruel member society, we distance ourselves from these cruel members, and we had gone to the Shib Abi Talib. तो इन 4 रीजन से अबू तालिब हमें शिब अबी तालिब लेके चले गए। लेकिन एक बात जो पॉइंट नंबर 11 आप लोगों ने लिखना है, पॉइंट नंबर 11 जो आपने लिखना है, जहां से आपकी राइटिंग स्टार्ट होगी, ऊपर आपका पैराग्राफ नंबर 2 चल रहा था, वहीं पर चले जाओ। पॉइंट नंबर 10 के बाद पॉइंट नंबर 11 पहले समझना फिर लिखना, मैं स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा। पॉइंट नंबर 11 जो होगा आपका, अबू तालिब ने एक एहसान किया उम्मत पे। बनु हाशिम के लोगों को अबू तालिब शिब अबी तालिब या शिब बनी हाशिम ले गए, जिसमें प्रॉफिट है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है, और जिसमें अबू तालिब खुद है, रमजा वगैरह है। लेकिन यहाँ पर अबू तालिब ने ये भी देखा कि प्रॉफिट के फॉलोअर्स को भी बॉयकॉट कर दिया है, कोई बनु जुम्मा से, कोई बनु मखजूम से, कोई बनु उमय्या से है। सो अबू तालिब ने इन फॉलोअर्स के लिए जो उनको एक्सेस दिया कि यस दे वर आल्सो अलाउड टू लिव इन द वैली व्हिच वाज ओन्ड बाय हजरत अबू तालिब। सो हजरत अबू तालिब जो है इन लोगों को भी वैली में रहने की इजाजत देते हैं। तो ये पॉइंट बेटा कॉपी कर लो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ही की जगह लिखना हजरत अबू तालिब, पॉइंट नंबर 11 है ये, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में लिखो हजरत अबू तालिब allowed followers of Prophet Muhammad peace be upon him to stay in the valley। बल्कि मैं टाइप करके भेज देता हूँ, वरना 10,000 किस्म की मुसीबतें हो जाएंगी। मैं टाइप करके भेजा बेटे, पॉइंट नंबर 11, हजरत अबू तालिब allowed followers of Prophet peace be upon him to live in the valley, to stay in the valley during the years of boycott. During these years of boycott. Point number 12 है Muslim face the following difficulties in Shib Abi Talib। अब वो डिफिकल्टीज आपको बताएं STH कहलाती हैं, और STH का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था हंगर, थर्स्ट एंड हीट। तो पहला लिखेंगे A, वाटर, B, heat,
सी फूड, सी फूड नहीं आएंगे, पार्ट सी फूड है, और चले झींगा मछली की बातें करना शुरू कर दी। सी फूड, तो सर हमें तो बार बार बताया गया है और फरखंदाबाजी की किताब में हमने पढ़ लिया है कि जी मुसलमान जो है वो इन 3 सालों में पत्ते खा खा के गुजारा करते थे। तो यार एक बात तो आपने इतनी तो साइंस समझी भी होगी, या इतने तो आपकी इंटेलेक्ट या इतना तो आपकी नॉलेज होगी कि यार किसी का भी इम्यून सिस्टम कह लें या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लें, वो किसी कोई भी जो है वो उसके लिए न्यूट्रिशन काफी नहीं होंगे, वो पत्ते खा के 3 साल तक गुजारा कर ले। तो जो फूड सप्लाईज थी आपकी, खाना खरीदने या खाना हासिल करने का तरीका था, वो फूड आपके पास डिफरेंट चैनल से आता था। हाँ ये जरूर है कि फूड कभी भी इनफ नहीं हुआ, इतने सारे लोग बॉयकॉट हुए हैं और फिर कोई चीज परचेज नहीं कर पा रहे, किसी ने खाना पहुंचा भी दिया तो ऑब्वियसली वो खाना पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर खाना हमें कहाँ से मिल रहा था, उसके डिफरेंट चैनल से, और ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ के याद करनी है। सो इस दिस इन दिस पर्टिकुलर मैटर कि फूड के हमारे पास क्या मामला है, तो मैंने आपको वो आखिरी पॉइंट 13 भेज दिया है कि द फूड वाज अरेंज्ड बाय द फॉलोइंग चैनल्स, और वो चैनल्स आप एक एक करके लिख के मेरे साथ जो है समझ चलेंगे। कोई बात समझ नहीं आए तो आप फिर बीच में सवाल भी पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, मैं उसका जवाब दे दूंगा अगर आपको चीज ज्यादा कंफ्यूज या परेशान करे। तो बाय द फॉलोइंग चैनल्स में सबसे पहले आपने जो लिखना है कि हमें फूड कहाँ से मिला। ठीक है, मैं ये रैंडमली पेज का कोई भी हिस्सा यूज कर रहा हूँ, आप फिर जो है वो मेरे साथ साथ जो है इस लिस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहला मामला जहां से हमें फूड मिला, जो बाय द फॉलोइंग चैनल्स को अंडरलाइन कर लेना, बाय द फॉलोइंग चैनल्स में फॉलोइंग चैनल्स को अंडरलाइन कर लेना। और फिर लिखो ए, खाना कहां से मिलता था, ए आ गया कैरावांस, ये लिखो मेरे बेटा कारवांस या कैरावांस। Mr. S.M. Hussain Raza, if you missed yesterday's class, then obviously you were supposed to, attend. You were supposed to listen to the recording before this class. आपने वो नहीं सुनी है तो फिर आप इस क्लास के बाद सुनिएगा। आप बाकी क्लास तो आगे का टॉपिक पढ़ने बैठिए, तो मैं आपके लिए पीछे का काम अगर यहाँ पर डिस्प्ले करने बैठ जाऊंगा तो जो those who were present in the yesterday's class they will get deeply offended। मुनासिब नहीं है सर, तो फिर आप इंतजार फरमाइए। अच्छा जी एक बात समझिएगा, yesterday somebody was also saying that कि हम किसी और सिटी से जाके खाना क्यों नहीं लेकर आ गए, तो आई मेंशन दैट कि बेटे गाड़ियां नहीं थी, प्लेन नहीं था, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, और सिटीज भी बहुत करीब करीब नहीं थी कि हम यूं बराबर में चले जाएं। ना ही फिर हमारे पास इम्तियाज सुपरमार्केट या नाहिद सुपरमार्केट रास्तों में खुली हुई थी, ना ही शेल का पेट्रोल पंप था कि वहां जाके आप जो है सेलेक्ट शॉप से चीजें खरीद लें। तो सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था। तो किसी और शहर जाके खाना लाने ले जाने में इतने दिन लग जाएंगे, 4-5 लोग भूख से मर जाएंगे, तो क्योंकि डेज की ट्रैवलिंग थी ना बेटे, इसलिए तो ये तो चीज सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अब बात समझिए कि कैरावांस का सीन क्या है। तो होता ये था कि there used to be few caravans who used to visit the city of Makkah and they wanted to sell their food supplies, the grocery items at the bazaar of Makkah। क्योंकि ये बात day one से आज तक साबित है कि मक्का का बाजार जो है, क्योंकि वहां पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, बिकॉज पिलग्रिम्स एवरी नाउ एंड देन दे विजिट द सिटी ऑफ मक्का, तो वहां पर पैसे और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है। आज भी आप जाएं तो मदीना में खजूर जो आपको जो है वो 3 रियाल की मिलेगी, मक्का में आपको वो 8 रियाल की मिलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये बायर्स यानी कारवान्स, बहुत सारे लोग मर्चेंट्स आते थे मक्का में अपना सामान बेचने के लिए। ऑब्वियसली वी वर नॉट अलाउड टू बाय फूड सप्लाईज फ्रॉम द बाजार ऑफ मक्का, so what we used to do, being very smart, we used to stand at the outskirts of Makkah and we used to wait for these caravans to get entered into the city of Makkah, and before they got entered the city of Makkah we bought food supplies from these caravans। चलो जी कैरवान से हमने फूड सप्लाई खरीदी, पका के खा ली, मामला थोड़ा सा मुनासिब हो गया। लेकिन दिस पर्टिकुलर पैशन, कुछ दिनों के बाद ये खबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे को, प्रॉफिट के पड़ोसी को पता चली। क्या नाम है प्रॉफिट के पड़ोसी चाचा का? What is the name of Prophet's uncle who was the neighbor of Prophet as well? लहब तो नहीं था, अबू लहब नाम था। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। सो व्हेन अबू लहब के, अबू जहल प्रॉफिट का अंकल नहीं, जैसे अबू जहल लिखा प्लीज करेक्ट योर इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट अबू लहब। अबू जहल वाज नॉट प्रॉफिट्स अंकल। So Abu Lahab, when he came to know that Muslims are getting food supplies from there, Abu Lahab was cunning। मैंने बताया ना कुछ लोग आपको तकलीफ में देख के मदद नहीं करेंगे, न्यूट्रल नहीं, बुली करेंगे।
Abu Lahab, when he came to know Muslims are buying supplies from there, Abu Lahab used to be at the outskirts of Makkah before us, after that. And Abu Lahab used to buy all the food supplies at the outskirts of Makkah by paying double price. हमारे पास तो फंड ज्यादा नहीं थे, हम डबल प्राइस ही पे कर सकते थे, हमसे पहले आके डबल प्राइस पे सामान खरीदा था ताकि मुसलमानों को खाने पीने के मामला ना पूरे हो सके। So yes, कभी हमें कारवान से खाना मिल जाया करता था, कभी नहीं, कोई सर्टिनिटी नहीं थी, कोई परमानेंट चैनल नहीं था जहां से खाना हमें मिल सके। So हमने एक चीज जो आजमाई वो क्या कि we used to buy food supplies from these caravans who were coming to the city of Makkah, and we used to buy supplies at the outskirts of Makkah. दूसरा आप लिखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा जो चैनल था वो लिखो मेरा बच्चा, Sacred Months। Sacred Months। Sacred Months। अच्छा जी, हम जब इवेंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट सिविलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस टॉपिक में हमने एक बात डिस्कस की थी कि अरबिया में 4 महीने ऐसे थे जिनमें जो है वो एग्रेशन की, वॉर्स की, बैटलिंग की इजाजत नहीं थी, बल्कि 4 महीने होली थे, 4 महीने सीक्रेट थे, और इन 4 महीनों में जो है वो फन फैक्टर या स्पोर्ट्स फैक्टर का मामला ज्यादा था। उन 4 महीनों के नाम थे मुहर्रम, रजब, जिलकद और जिलहज। और इन दीज 4 months, जो कि फर्स्ट, 7th, 11th एंड 12th months ऑफ इस्लामिक कैलेंडर हैं, इन 4 महीनों में आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का में एक जो है वो फेयर लगता था, उसका नाम था फेयर ऑफ उकास। तो यस, इन 4 महीनों में मुसलमानों के लिए फूड सप्लाईज बाय करना आसान थी, बिकॉज वी बॉट फूड सप्लाईज फ्रॉम द फेयर ऑफ उकास। अब अगर ये 4 महीने में हमने गुजारा कर लिया, मुहर्रम है, फिर रजब आएगा, फिर जिलकद, जिलहज, कंसेक्यूटिव 2 months आ जाएंगे, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम फिर यहीं से बाकी 8 महीने का भी सामान खरीद के रख लेते। जैसे कि 4 महीने की फूड सप्लाईज आ गई हैं, तो 8 महीने जो मुश्किल गुजरे, जैसे मुहर्रम के बाद के 6 महीने या 5 महीने हैं, तो हम एक काम करें, बहुत सारा सामान खरीद के रख लें। तो लेस इनकम वजह नहीं थी हमजा जफर इसकी, आई एम टेकिंग इट समवेयर एल्स। तो हम क्यों 8 महीने का सामान नहीं रख सकते थे या कुछ महीने का सामान नहीं रख सकते? बिकॉज हमारे पास फ्रिज नहीं था। तो ये किसी ने बता लिखा है माशाल्लाह से, खाना सड़ जाएगा। तो ये जो फ्रिज है, ये फ्रिज बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज है। तो पहले आपको ना ये फ्रिज के एक फैक्टर को समझना है, ताकि आपसे जो फ्रिज को लेके गलती हो रही है वो गलती आप ना करें। अब बात है कि हमारे हीरोज हैं और उनके दौर में तो फ्रिज नहीं था या रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर नहीं था, अब है, तो अब होने से कुछ मामला थोड़ा सा बिगड़ गए, और ये जो हमारी वैल्यूज खराब हो रही है इससे फ्रिज के चक्कर में, उनको समझना। टाइपिंग बंद करते हैं, मुझे मूड से बात करनी है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कोई ना करे, वरना मैं चैट बिल्कुल ही क्लोज कर दूंगा, फिर फायदा नहीं रहेगा। तो सीन ये कि सर ये जो मामला है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास जिब्राइल आके पड़ोसियों हुकूक बता रहे हैं। तो एक दिन प्रॉफेट ने बोला कि मुझे लगता है किसी दिन जिब्राइल आके पड़ोसियों का जायदाद में हक भी जो है वो अनाउंस कर जाएंगे। यानी कि प्रॉफेट पीस अपॉन हिम की इस बात से मतलब ये था कि इस्लाम में नेबर्स राइट्स इतने ज्यादा है कि प्रॉफेट एट वन डे फेल्ट दैट कि सून अल्लाह इज गोइंग टू डिक्लेयर the neighbors share in share of inheritance in the neighbors share। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसे एक एग्जांपल देके हाइपोथेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो यूं जो है वो हमारे पड़ोसियों के हुकूक बहुत ज्यादा है, और ये बात भी सादिक है कि क़यामत के दिन अगर कोई पड़ोसी किसी का भूखा सो गया या पड़ोसी तकलीफ में रहा और दूसरे पड़ोसी ने उसकी मदद नहीं की, तो उससे सख्त सवाल हो सकता है और वईदें भी आ सकती हैं। जैसे उस दिन मैंने सूरह माऊन की आयत आपको बताई थी कि those people might be dwelling in the hellfire who even refuse to share small neighborly needs to their neighbors। अब नेबर आके सवाल कर रहा है कि भाई ये चीज दे दो, आपने दे दी, लेकिन आपको पता है व्हाइट कॉलर लोग हैं, सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं, सवाल नहीं करते। तो एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखने के लिए उसको कम से कम फूड शेयर करना चाहिए। अब जरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन प्रॉफिट अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट की वाइफ जो है दे वर प्रिपेयरिंग मीट, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ से कहा कि ऐड मोर वाटर एंड प्रिपेयर मोर सूप, प्रिपेयर मोर करी। ज़ाहिर है गोश्त है, उसमें सालन शोरबा बन रहा है, तो प्रॉफिट ने बोला पानी ज्यादा डालिएगा, शोरबा ज्यादा बनाइएगा, ताकि फिर जब शोरबा यानी सालन ज्यादा, सूप ज्यादा बनेगा तो हम पड़ोसी से शेयर कर पाएंगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना पकता था तो खाना ज्यादा बनवाते थे, या अगर चीज भी कम है तो पानी ज्यादा डलवाते थे, ताकि जो है पड़ोसी से खाना शेयर करे। इस पूरी बातों का मकसद ये कि राइट्स ऑफ नेबर्स बहुत ज्यादा है, और इसमें साथ ही साथ जो है
वो राइट्स ऑफ नेबर्स के साथ साथ इसमें पड़ोसी का इतना हक में ये हक भी शामिल है कि भाई वो भूखा सोया तो सवाल मुझसे और आपसे हो सकता है। अब हमारे यहाँ पड़ोसी से पूछने का रिवाज खत्म हो गया। वो तो चले, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, मीन होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, लेकिन तमाम चीजों में एक चीज जो रोल प्ले करती हुई नेगेटिविटी थोड़ी सी फैला रही है वो है रेफ्रिजरेटर। मुझे रेफ्रिजरेटर पे आपसे बात करने का पूरे साल मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे यहीं पर इस टॉपिक के रेफरेंस आपको समझाना है। अब इमेजिन करो कि फ्रिज होता ही नहीं, रेफ्रिजरेटर नामी ये फ्रीजर नामी कोई चीज ही नहीं होती। आपके घर में 10 किलो बिरयानी आई, अब्बू ने पकवाई या आई या अम्मी ने बनाई या जो भी था, 10 kg बिरयानी आपके घर में मौजूद है और आपके घर में बड़ी दावत थी, मेहमान थे, सबने खा ली, तो 6 किलो बिरयानी आप खा गए, यानी आप मेहमान कजन अजीज अकारब सारे। अब उसमें जो है वो बाकी बच गई 4 किलो। 4 किलो जब बची तो फिर आपके बहन ने बोला जी सुबह उठ के मैं सुबह कोशिश करूंगी नाश्ते कल के लंच में भी खाना चाहूंगी। अब्बू ने बोला कि हाँ भाई मेरे लिए भी थोड़ी सी रख देना। हमने 2 kg जो है वो साइड पे रख दी, भाई इन्होंने खानी इन्होंने खानी इन्होंने खानी। अब बाकी 2 kg का क्या करें? अगर फ्रिज होगा तो फ्रिज में रखेंगे, अगर फ्रिज में रखा तो पता चला कि भाई ये फ्रिज में पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, सड़ने के बाद कचरे में जाएगा, फेंक देंगे पर शेयर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रिज है। अब अगर फ्रिज ना हो तो फिर ये 2 kg जो आपके पास बिरयानी बची है तो ऑब्वियसली आप इसको बांटेंगे, आप कहेंगे यार ड्राइवर को दे दे, जा यार ये मासी वो झुग्गियों वालों को दे दे, यार एक काम कर पड़ोसी में कोई जागा उनसे पूछ दे, सर बड़ा मजे का खाना बना है, पप्पू चिकन बिरयानी है, आप भी ट्राई करें। तो जो फ्रिज है ना, फ्रिज ने हमें बना दिया माइजर, फ्रिज ने हमें बनाया कंजूस धमकी चूस, फ्रिज ने हमें बनाया टाइट फिस्टेड। अब कुछ लोग फ्रिज ना होने पे भी कंजूस थे, कुछ लोग फ्रिज होने पे भी सखी हैं। समझाने का मतलब ये है कि हर चीज फ्रिज में नहीं घुसानी। देखो अक्सर जो है ना ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं और उसमें जो है दिखाया जा रहा होता है, और दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, पैलेस्टीनियंस की एग्जांपल ले लें, कश्मीरी की एग्जांपल ले लें, या एग्जांपल कहीं पे भी जो है वो पॉवर्टी की या जो है पुअर मेंबर्स की एग्जांपल लें, तो एक बात बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग सोसाइटी के खाना खाते हैं कचरे के डब्बे से। अब मैं आपको जरा समझाना चैनल चाह रहा हूं कि कचरे के डब्बे से खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि आपके घर में फ्रिज है। भाई आपके घर में बिरयानी बनी फ्राइडे को, और फ्राइडे को बिरयानी पकी, तो ऑब्वियसली सबको अम्मी के हाथ की बिरयानी पसंद है, बिरयानी तो मजा ही अलग है, और जुम्मे के दिन तो हो सीन ऑन है सर। और बिरयानी बनने के बाद आपने जो बची हुई बिरयानी थी वो आपने अपना बॉक्स पैक करके उसमें पर्ची लगा के जो आपने जो है वो फ्रिज में रख दिया, उस पर पर्ची लिख दी अपनी बहन के लिए कि अगर तूने मेरी बिरयानी को हाथ लगाया तो मैं तेरा खून उछलूंगा। वो बहन भाई की वो सिबलिंग राइवलरी तो चलती रहती। अब जो वो आपने अगले दिन नहीं खाई, क्योंकि अगले दिन तो घर में आलू गोश्त बन गया था, उसके अगले दिन दाल चावल बन गया था, उसके अगले दिन आप बाहर जा मुंह मार के कुछ खा के आ गए थे, और आजकल तो हलीम बन रहा है। तो जी आपने जो है वो बिरयानी रखी 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 रखी, कोई खा नहीं सकता क्योंकि आपने खतरनाक थ्रेटनिंग पर्ची उसमें छोड़ी हुई है, और जो है वो आप खा नहीं रहे क्योंकि आपके घर में तो माशाल्लाह फ्रूट भी है, आइसक्रीम भी है, फलानी चीज भी है। वो फिर बिरयानी पड़ी हुई खराब हो गई। जब वो खराब हुई तो फिर वो कचरे में फेंक दी, मासी कह रही है मैं भी नहीं लेके जा रही, इसमें बदबू आ रही है, और जो है वो कचरे में जब चली गई, तो जब ये कचरा जो है जाके कचरा कुंडी पे गिरा तो गरीब को ये मिला कचरे से। अब आप सारी चीजों में फ्रिज माइनस कर देंगे, फ्रिज माइनस होता ना ये बिरयानी फ्रिज में जाती बल्कि ये बट जाती, ये बढ़ जाती तो ये इज्जत के साथ पड़ोसी को, इज्जत के साथ गरीब को पहुंच जाती, तो गरीब को कचरे में मुंह नहीं मारना पड़ता जानवरों की तरह। तो अगर कोई गरीब कचरे में मुंह मार के खाना खा रहा है ना, उसकी वजह आप है या मैं हूं, और हम नहीं, और हमने इसकी वजह जो बनाई उनमें एक वजह मेरा बच्चा फ्रिज है। तो लोग भूखे मरे ना, ये चीज शर्मिंदगी की है, इसकी वजूहात और इसकी वजह इंसान खुद है। सो लेट मी जस्ट गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। कभी हम क्लास में एक सवाल पढ़ाते हैं, हम कहते हैं अल्लाह पाक राज़िक है, अल्लाह पाक रिस्क देने वाले हैं, अल्लाह ने रिस्क का वादा सबसे किया है, अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारेंगे। You know what? It seldom happens when we make this claim in the classrooms. So students कहते हैं सर खुरम, with all due regard and respect, I would like to pose a question. आप कह रहे हैं जी अल्लाह पाक का वादा है वो किसी को भूखा नहीं मारेंगे। सर लेट्स गो टू थर, सर लेट्स गो टू पैलेस्टीन, जो फलस्तीन, सर लेट्स गो टू XYZ प्लेस। अजान हो जाए फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, बहुत जरूरी बात है ये।
तो सर बच्चे कहते हैं कि सर जब अल्लाह राज़िक हैं और अल्लाह जो है वो किसी को भूखा नहीं मारते, तो सर ये अफ्रीका में चले जाएं, सर फ़लस्तीन चले जाएं, कश्मीर में इतने अरसे से लॉकडाउन चल रहा है, सर कितने सारे ममालिक और पाकिस्तान में देख ले सर, मिसालें हैं जी, भूख से मर गए या बाप अपने बच्चों को खाना नहीं दे सका, जहर देके सबको मार दिया। तो सर बात ये कि ये तो क्लेम आपका गलत हो गया है सर, भूखे तो लोग मर रहे हैं और भूखा जब लोग कोई शख्स मर रहे थे तो ये अल्लाह का वादा कैसे सच्चा होगा सर माजर। तो बेटा बात थोड़ी सी समझनी है, और वो समझनी है कि अगर कोई शख्स दुनिया में भूखा मर रहा है ना, उसकी वजह अल्लाह पाक नहीं है, अल्लाह ने खाना प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जरा ध्यान से समझना, छोटी सी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, होपफुली आप कैलकुलेशंस आराम से कर लेंगे। समझिए पूरी दुनिया में सिर्फ 100 लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 100 लोग रहते हैं, और जो 100 लोग हैं, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोग ही रहते हैं, ठीक है, हम लोग जो है आज 200 280 हम 300 100 ही कर लें, आसान कैलकुलेशन है, पूरी दुनिया में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों को एक दिन में रोटियां खानी है 200, तो अल्लाह पाक ने 200 रोटियों, यानी वो रिस्क इतना ही पैदा किया, इतना ही मयसर किया, तो 200 रोटियां, मैं रोटियों से मिसाल दे रहा हूं, फिर आप कहेंगे गंदम उतार वाला रोटियां तो नहीं उतारते, बस आसान बनाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। सो पूरी दुनिया में 100 लोग हैं, उनको जो जरूरत है वो 200 रोटियों की, तो अल्लाह ने 200 रोटियां ही भेजी, 200 रिस्क उतना ही भेजा जितना जरूरत है, बल्कि उससे ज्यादा ही भेजा। लेकिन अल्लाह पाक ने इसमें एग्जामिन करने के लिए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को अल्लाह ने ऐसे रखा कि एक शख्स है जिसको 2 रोटी की जरूरत है, अल्लाह उसको अल्लाह ने 2 ही रोटी दी। ये होता है सबसे खुश नसीब आदमी, जितनी जरूरत उतनी नेमत मिल जाना। एक शख्स है उसको जरूरत है 2 रोटी की, अल्लाह ने उसको 1 रोटी भेजी, तो उसने एक खानी है और दूसरे का इंतजार करना है या सबर करना है, यानी कि उसको अल्लाह पाक ने उसकी जरूरत से कम दिया, तो वो सबर करेगा और बर्दाश्त करेगा और अच्छे दिनों का इंतजार करेगा। एक शख्स को अल्लाह पाक ने रोटियां दी हैं, उसकी जरूरत है 2 की और उसको भेजी है 10, और एक शख्स जो जिसको अल्लाह ने रोटियां देनी, उसको रोटी नहीं भेजी। एक हो गया बहुत अमीर, एक हो गया मॉडेस्ट, एक हो गया एक हो गया नीडी, एक हो गया पुअर, एक हो गया रिच, एक हो गया फिल्थी रिच। अब जो है, जो गरीब है, जिसके पास रोटी नहीं है, अल्लाह ने उसको आजमाया भूख पे कि तुम चोरी करते हो, तुम चकारी करते हो, या फिर तुम नाशुक्री करते हो, या मुझसे बागी होते हो, या मेरे रोजी का इंतजार करते हो। और अमीर को रोटी ज्यादा दी इसलिए कि तुम ये रोटी खा के फ्रिज में रखते हो बची हुई, या गरीब तक पहुंचाते हो। तो फ्रिज तो आ गया। अब जो उसने खाना खाया, 2 रोटी की जरूरत थी, उसने 2 नहीं 4 खाया, थोड़ी ओबेसिटी भी पाल ली उसने, मोटा भी हो गया। 2 की 4 ही खाएगा ना, 10 रोटी तो नहीं खा लेगा। 4 रोटी खाने के बाद बाकी 6 बची, वो रख दी फ्रिज में, पड़ी नहीं फ्रिज में, पड़ी नहीं पड़ी नहीं पड़ी नहीं, फिर वो सड़ गई, फिर वो कचरे में गई। पता चला कुछ लोग भूखे ही सो गए, कुछ लोग भूखे ही मर गए। तो अल्लाह ने तो रोजी उतारी पूरी थी, किसी को ज्यादा दी किसी को कम, उसको ज्यादा रोजी देके आजमाया, क्या तुम गरीबों तक पहुंचाओगे या सारी खा के फ्रिज में छुपाओगे। जो गरीब था उसको आजमाया, क्या तुम चोरी कर लोगे फ्रिज से ले जाके, या इंतजार करोगे कि अल्लाह के निजाम के साथ तुम तक वो चीज पहुंचेगी। तो यहाँ पर अल्लाह ने रोजी दी हुई है, तो अगर कोई भूखा मरता है उसकी वजह रब्बुल आलमीन नहीं है, उसकी वजह हम लोग टाइट फिस्टेड, हम लोग माइजर लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जिनको तवक्कल खत्म हो गया है, जिन्होंने खाना बचा के और संभाल के रखना है। तो यहाँ पर जो है ये जो फ्रिज है ना, ये फ्रिज ने पड़ोसी के हकूक मार दिए हैं, ये फ्रिज ने गरीबों के हकूक मार दिए हैं। यार छोटी सी बात है, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके आप जो है वो 5,000 का खाना खा रहे हैं, जो बचा वो पैक करके ला रहे हैं। यार लाले बस करना है यार, जो पैक करके ला रहा है रास्ते में सिग्नल में दे देना किसी गरीब को। आपने खा लिया ना, सेर होके खा लिया, क्यों ये ला के फ्रिज में रखना है। इतनी कुछ चीप ही हरकत है। रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, नहीं खा पाए ना, पूरा बच गया ना, दे देना किसी को, घर पे क्यों लाना है। फ्रिज में चीज पहुंचने की बाद मैक्सिमम चांसेस उसके जाया होने के हैं, उसकी बर्बाद होने के हैं। तो ये नाराजगी है आपके मॉम डैड की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बड़े नाराज होते हैं, बेटे प्लेट साफ कर लो यार, वो कहते हैं बच्चा नहीं करो ऐसे, ये जाया होगा, ये जाया है तो तुम खा लो, नहीं किसी तक पहुंचना चाहिए। आसान है, खा लो, पहुंचाना मुश्किल है, और बिना वजह खाने को ऐसे जाया मत करो। जो तुम जाया करो किसी का है। तो फिर मेरे वो प्यारे बच्चे बच्चियां, मेरे बहन भाई, मेरे काकी काकियां, आपसे मैं छोटी सी बात करूं तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे। आप जो बर्थडे पे केक मार देते हैं लोगों के मुंह पे, ये भी तो किसी की रोजी हो सकता था। भाई आपने हैप्पी बर्थडे पू किया, केक कट गया, थोड़ा आपने खाया, थोड़ा उनको चखाया, थोड़ा उनके मुंह पे मल दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा केक आया, उधर स्नैक्स भी थे, पेटीज भी पड़े थे, फिर खाना थे, पिज्जा पार्टी ऑन थी, केक को किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, केक भाई पड़े रहे। अब बताओ ये केक किधर जाएगा, फ्रिज में, फिर पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा।
और अगर फ्रिज में नहीं गया तो उठा के लोगों के मुंह पे मार देंगे, यार ये क्या बात हुई सर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर तो वजह ये हुई कि इस दुनिया में भूख आपकी वजह से है, मजबूरी आपकी वजह से है। और वो बाप जो पाकिस्तान में अपने बच्चों को खाना नहीं दे पाया और उसने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया क्योंकि रोटी नहीं थी, तो उसकी वजह तो आप और मैं हुए, क्योंकि हम तो खाना जाया करते हैं। हम या तो जाया करते हैं या फिर छुपाते हैं या फिर बचाते हैं। दैट्स नॉट मुनासिब, दिस इज नॉट राइट। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा कि रोटी मना नहीं करनी। जो शख्स भूखे को रोटी खिलाएगा वो दुनिया में बहुत क्लासिकल किस्म की बादशाह दिखेगा। तो मैं आपसे बड़ा फकीर होके, बड़ा मजबूर होके, मैं आपका उस्ताद होके, आपका रूहानी बाप होके आपसे अगर एक बरादराना गुजारिश करूं तो वो ये कि मेरा बच्चा, रोटी जाया नहीं करनी, रोटी मना नहीं करनी। आप कभी खाना खा रहे हैं, किसी ने मांग लिया आप दे दें, आप खाना खा रहे हैं बच गई तो आप बांट दें, और खाना मना नहीं करते। खाना कोई भी बोल दे तो मना नहीं करना। अब मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए मिसाल दे रहा हूँ, आपको मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें आप दुनिया खबर आखिरत में हमेशा कामयाब होंगे। जस्ट टेक वन वेरी टाइनी लिटिल एग्जांपल। यकीन करें ये मिसाल आपने पकड़ ली ना, आपको समझ में आ जाएगी आपको आगे जिंदगी कैसे जीनी है। फॉर्मूला याद रखना, रोटी मना नहीं करते। देखो, दुनिया का बदतरीन आदमी जमीन पर, सबसे गलीज आदमी जमीन पर जो गुजरा है उसका नाम है फिरौन। इतना गलीज था, इतना ज्यादा सरकश था कि फिरौन कहता था मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मुझसे मांगो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को समझाया, तबलीग की, उसने उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी अचीवन कर दी। अब होता है कि अल्लाह ना प्रॉफिट्स को राइट देते हैं कि अगर प्रॉफिट्स जो है क्विट कर दें अपनी नेशन पे, अल्लाह उस नेशन पे अजाब भेजते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने 900 ईयर्स के बाद बोला यार अब मेरी कौम नहीं सुधरने वाली, अजाब भेज दें, पानी का अजाब आ गया। तो नबी ना एक टाइम पे आके फिर जो है वो बात करते हैं और बददुआ कर सकते हैं या अल्लाह से कह सकते हैं अजाब भेज दें। तो एक टाइम पे हजरत मूसा की हो गई बस। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह से तो बात करते थे मूसा बॉस कलीमुल्लाह, मूसा ने कहा यार अब मेरी हो गई है बस। ये फिरौन, ही इज अ होपलेस सोल, he is not going to accept the fact that of the unity of Allah तौहीद, या रब इसे कर दे बर्बाद। मोटिवेशन चाहिए ना, सुन ले गौर से, भूलना नहीं और अपनी नस्लों को सिखाना ये बात। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया। मूसा, मैं फिरौन पे अजाब नहीं भेज सकता। वजह क्या थी? उसका दस्तरखान बहुत वसी है। फिरौन was that kind of जो है वो ignorant person, लेकिन फिरौन का सीन ये था, वो अमीर था, बादशाह था सर। फिरौन के दरबार में, उसके महल में रोजाना 100 ऊंट कटते थे, खाना पकता था, इतना लंबा दस्तरखान सजता था और उस पे जो है वो लोग खाना खाया करते थे। इतना बदतरीन आदमी जो कि मूसा जैसे नबी अल्लाह से कहें इसे बर्बाद करें, अल्लाह इसलिए बर्बाद नहीं कर रहे क्योंकि वो रोटी खिलाता था। और अगर यहाँ सारा बाजी का मैसेज आया हुआ है, मोहम्मद हसन नवाज का मैसेज आया हुआ है, अस्करी मेहदी साहब हैं और इतने प्यारे काकी काकियां हमजा जफर सुबाना सईद हैं, ये आप तो अल्लाह को मानते हैं, आप तो अहले बैत को, सहाबा को और इमामों को मानते हैं, आप तो रसूल से प्यार करते हैं। आप अगर रोटी खिलाएंगे तो आप क्या, आपकी नस्लों पे अल्लाह का अज़ाब नहीं आ सकता। रोटी मना की तो तैयारी कस लेना, तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हुआ। और रोटी शेयर की तो याद रखना तुम इतनी खुशियां देखोगे तुम्हारी सोच से बाहर है। तो दिस पर्टिकुलर मैनर यहाँ समझना है कि जो फ्रिज है ना, ये फ्रिज बड़ा परेशान करता है और ये फ्रिज जो है वो चीजें फंसाता है। एंड इफ यू वुड लाइक टू, इफ यू अलाउ मी, लेट मी जस्ट गिव यू वन सिंपल सीन बात मेरा बच्चा। वो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर, किस किस्म की वैल्यूज और मोरालिटी है, तो ये छोटी सी बात से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सिबलिंग राइवलरी अपनी जगह पर है, वो बात बड़ी मशहूर है कि जब भी कोई बहन भाई अपनी कोई पसंदीदा चीज फ्रिज में रखता है तो पता चलता है वो उसको नहीं मिलेगी, दोबारा बहन भाई खा चुका होगा। ये तो चलो सिबलिंग राइवलरी है, मैं सिबलिंग राइवलरी को हाइट साइड पे रखता हूँ, बहन भाई ने तो लड़ना ही लड़ना है, वो भी क्यूट बात है। एक डैड है, वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लेकर आए, डेयरी मिल्क की ये बड़ी वाली चॉकलेट बार ना, और जब डैड ने अपनी बेटी को लाके दी और बेटी बड़ी खुश हुई, थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच, यू आर सो ऑसम, यू आर द बेस्ट पापा एवर। और जो है वो बेटी को जब वो चॉकलेट दिया, वो खा रही है शौक से, ऑब्वियसली चॉकलेट सबको पसंद होती है। अब जो भी चॉकलेट आप ले लें तो अब टेब्लरॉन है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं डेयरी मिल्क की मिसाल दे रहा हूँ, बार बहुत बड़ी है। अब उसने चॉकलेट खाने के टाइम पे वो खा रही है, कहाँ खत्म होगी उससे गरीब से, जाहिर सी बात है शुगर हो जाएगी उसको, ज्यादा खा ली उसने तो उसने जी आधी पौनी या 25 या 30% इतनी बड़ी बार थी, उसने खा ली। खाने के बाद जो बच गई, अब अगर वो अलमारी में रखेगी तो पिघल जाएगी। तो अब जल्दी से बता दो ये चॉकलेट रिमेनिंग कहाँ रखनी पड़ेगी, फटाफट बता दो।
फ्रिज में चॉकलेट रखते हुए देखो, तमाम बेटे बेटियां मेरी ये बात गौर से सुनना, और ना अगर तुम्हारे दिल में फ्रिज में रखते हुए ये फीलिंग आ रही है ना, तुम बहुत घटिया आदमी हो, तुम बता रहा हूं। फ्रिज में जब ये बेटी चॉकलेट रख रही होगी ना, तो इसके दिल में ये बेटा, चलो मैं लड़की की नहीं लड़के की मिसाल लेता हूं, आप कहेंगे सर आप तो जेंडर जो है वो आप सेक्सिस्ट कमेंट मार रहे हैं। बेटा या बेटी ये चॉकलेट फ्रिज में रखते हुए उसके दिल में ख्याल आएगा, यार कहीं ये चॉकलेट सुबह उठ के मेरे अब्बा ही ना खाने। अगर मैं आपसे कहूं ये चॉकलेट तेरे बाप की तो थी, अब्बा ने चॉकलेट ला के दी, अब्बा से ही शेयर नहीं करनी है। इतने सारे बेटे बेटियां मेरी जो बात सुन रहे हैं, वो डिनर टेबल पे बैठे हुए, डैड ने बोटी उठा ली इनकी प्लेट से, ओ जी फड्डा शुरू हो गया, फसाद शुरू हो गया, आप अपना खाना खाया, अपना ये भी तो अपनों ही गई है, तेरे बाप ने तो चावल ला के दिए, तेरे बाप ने जो सालन पकवाया, और अब्बा से शेयर नहीं करे। इस कदर जब दिल तंग होंगे तो आप अल्लाह से रहम की और सखावत की उम्मीद करेंगे, सर माफ कर दें सर, ऐसा ना करें सर, थोड़ा ख्याल करें। और इसी सूरत हाल में अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर रहे, चले ठीक है ना, आपने मिल्क शेक रखा ला के, आपकी बहन ने पी लिया, बहन ने पिया ना, और आपने अगर भाग बांट दिया तो आपकी मुसलमान भाई ने ही खाना खा लिया ना। तो सर ये जो फ्रिज है ना, ये फ्रिज बस एक जरूरत है कि आज खाना रख लिया है, जो खराब ना हो जाए, सुबह खुद नहीं खाया तो दे दे किसी को, और ड्राइवर पे फलानी आदत बना ले, खाना जब भी है तो उसको बांटना और शेयर करना है, खाना रोकना नहीं है। तो ये जब करेंगे तो फिर जिंदगी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहता मेरी मदद करो। बदतमीज था, विलेजर था, ट्रैवलर था, इग्नोरेंट था, उम्मी था, मेरी मदद करो। प्रॉफिट का मुकाम, प्रॉफिट से सलीके से बात करनी, नबी इस्लाम ने उससे एक्सक्यूज कर लिया। प्रॉफिट ने कहा ना मैं बुज़दिल हूं ना मैं बखील, नाइदर आई एम अ माइजर पर्सन और अ कावर्ड पर्सन। देखो गौर से सुनना, प्रॉफिट ने उसको बोला ना मैं बुज़दिल हूं ना मैं बखील, मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तो जरा गौर से सुनना, प्रॉफिट पीस इज अ मैन ऑफ विजडम। हुजूर इस्लाम ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई किसी की मदद नहीं करता तो उसके दो रीजन होते हैं, either the person is a कंजूस person or the person is a coward person। जो लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, जो लोग खाना कलेक्ट करके रखते हैं, ये माइजर है या कावर्ड है। याद रखना, ये प्रॉफिट पीएम की मिसाल से बता रहा हूं। अगर तुम खाना जमा करते हो तो इसका मतलब तुम माइजर हो, यानी कि तुम उसको जमा करके रखते हो। अगर तुम खाना जमा करके लोगों को नहीं दे रहे, अपने लिए रख रहे हो कि अगर मैंने उनको खिला दी तो मेरा क्या होगा, यू आर अ कावर्ड पर्सन। तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है कि अगर आज अल्लाह ने खाना दिया, तुम्हें लगता है कल तुम्हें अल्लाह खाना नहीं देंगे। प्रॉफिट ने उसको बोला देखो बात सुनो, ना मैं बुज़दिल हूं ना मैं बखील, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक्सक्यूज कर दिया, वो चला गया। हाँ, चला गया प्रॉफिट पीएम के सामने से। ट्रैवलर था ना, कहता बड़े नबी हैं और नबी जो है मदद नहीं करते। काफी जमाने बाद फिर मदीना आया, ये गंवार आदमी था ना, बदतमीज से बात करता था। प्रॉफिट से कहता है आप नबी हैं, मदद करें मेरी, फिर ना जरा बदतमीजाना तरीके से। उस दिन प्रॉफिट पीएम वाज हैविंग हंड्रेड्स ऑफ शीप विद हिम। और आपको अंदाजा होगा विलेज लाइफस्टाइल में एग्रीकल्चर जो है वो लाइफ स्टॉक जो है उसकी जो है बड़ी वैल्यू होती है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंड्रेड्स ऑफ शीप थी। अगर प्रॉफिट को 7 बकरियां भी दे देना, यकीन करो इसने उछल उछल के पागल हो जाना था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसने बोला आप नबी है ना, मेरी मदद करें। यू नो व्हाट प्रॉफिट गेव हिम? प्रॉफिट गेव हिम ऑल दोस हंड्रेड्स ऑफ शीप। ही वाज शॉक्ड एंड ही वाज लाइक क्या है नबी, मैंने तो आपसे छोटी मोटी मदद मांगी थी ना, मतलब आप जो है वो गाड़ी में जा रहे थे और आपसे किसी शख्स ने आके आपसे बोला कि भाईजान मेरी मदद करें, आपने कहा ये गाड़ी रख लो। अब आप हंसने लग जाएंगे, हेलो या सर उसको गाड़ी दूंगा तो मेरा क्या होगा। यही तो बखील है, यही तो बुज़दिल है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा भी काम कर लें, आप गाड़ी उसको दे दें, खुद रोड पे जा रहे पचड़े आपको ही उठा के ले गया, अब इतना भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉफिट पीस ने उसको हंड्रेड्स ऑफ शीप दी, तो उसने प्रॉफिट से पूछा कि व्हाई वाज दैट सो। तो नबी ने सामने बोला आप भूल गए शायद, मंथ्स बैक आई टोल्ड यू, ना मैं बुज़दिल हूं ना मैं बखील, जितनी दौलत मेरा रब मुझे देता है ना, मैं एक दिन में खर्च करता हूँ, एक दिन में। हजरत उम्मे सलामा रज़ी अल्लाह अन्हा प्रॉफिट की वाइफ कह रही हैं, one day prophet was pretty much anxious, he came into the room and he was just looking here and there, कुछ ढूंढे जा रहे थे मुस्तकिल। मैंने कहा या रसूलुल्लाह क्या हो गया, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो हजरत उम्मे सलामा को प्रॉफिट कहते हैं, उम्मे सलामा I had 5 dinar yesterday, वो 5 दिनार या दिरहम जो भी थे वो मेरे पास कल थे और मैं भूल गया वो किसी को देना और वो घर में रखे रह गए। एक रात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दिनार घर पे रख के सो गए, वो चैरिटी करना भूल गए।
जरूरत होती तो जरूरत पे खर्च करते, कोई कर्जा देना है, किसी की जरूरत है, या फिर किसी, और अगर नहीं जरूरत होती तो प्रॉफिट खर्च करके सोते थे कि आज का दिन रब ने गुजारा है, कल का दिन भी रब गुजरवाएंगे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उम्मे सलामा कह रही है कि ही वाज सो एंग्जियस, जब तक प्रॉफिट को वो दीनार मिले नहीं, आपने जाके जो बाजार में सदका किए नहीं, प्रॉफिट पीस डिड नॉट गेट हिज पीस। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। आपके पास जब फकीर आएगा, दरवाजा ऐसे नॉक करेगा आपकी, जो है वो कार के पास आएगा, आप वॉलेट खोलेंगे, देखिए सच्ची मुच्ची बातें हो रही हैं यहाँ पर, जो है ना, ये जो फैक्ट्स पे बात होगी। आप वॉलेट खोल के ना सबसे छोटा वाला नोट देंगे, 10 रुपया, और जिस रसूल पे आप मरते हैं ना, जिनसे इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं ना, जिनके हाथ से पानी पी के या हौज़े कौसर का आपको जन्नत जाने का शौक है ना, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो फिर अगर हुजूर होंगे तो बटवा ही दे देंगे। अब आप कुछ अपने लिए रख लें, कुछ शेयर कर दें। चल यार, कभी ये बात हुई ना, मिनाइल कह रही है मैं 150 रुपए देती हूँ, अब अगली बार 500 देने, तो किसी दिन 1000 भी देने, तो कभी ऐसा भी ना, जरा इंसान जरा, बिकॉज these are our heroes, we follow our heroes, and our heroes were not counting these things, they were just spending money, कि मैं जितना खर्च करूंगा मेरा रब उससे बढ़ा चढ़ा के मुझे देगा। तो फ्रिज नहीं था उनके पास, मैंने फ्रिज को जानबूझ के यहाँ पर घुसेड़ा है ताकि आप समझें। वो लोग जिनके फ्रीजर में आज भी ईद उल अज़हा का गोश्त मौजूद है, शर्म कर लेनी चाहिए उनको। कुछ ऐसे हजरात हैं कराची पाकिस्तान में जो पिछली ईद का गोश्त अगली ईद तक चलाते हैं। यू नो व्हाट, चले गैस करें, ईद उल अज़हा में गाय, दुम्बा, बकरा और ऊंट महंगा होने के साथ साथ एक और चीज महंगी होती है क्या? ईद उल अज़हा जब आती है तो गाय बकरा वगैरह के साथ एक चीज और महंगी होती है, वो क्या? फ्रीजर। लोग एक्स्ट्रा फ्रीजर्स बाय करते हैं और वो कहते हैं सारे मोहल्लों से गोश्त इकट्ठा करके रखेंगे। अबे यार, तुम्हारे लिए था ये गोश्त, ये गरीबों का दिन था, गोश्त कट के गरीबों में बांटना था, और आप हजरात ने जो है वो गोश्त उठा के फ्रीजर में रखा हुआ है, और जनाब वो चलाए जा रहे हैं 5 से 8 महीने। दिस इज नॉट मुनासिब सर। ये जो गोश्त आपके फ्रीजर में रखा हुआ है, जो कि आपकी जरूरत से ज्यादा है, ये किसी की रोटी है जो आपके घर पे पड़ी है, या तो आप पहुंचा दें या फिर आप उसके लिए फिक्रमंद हो जाए, वरना सवाल आगे सख्त है। कहीं और नहीं तो पड़ोसी से तो पूछ ले कि भाई खैर है, सब खाना शाना खाया, ऐसा तो नहीं कोविड-19 में आप भी राशन मांगते फिरे और हमसे आपने मांगा नहीं कि आप शर्मिंदा हुए और कहीं और से लाइन में लग के आपने राशन मांगा। तो मेरा बच्चा, ये फ्रिज को मैंने जरा लपेटना था, इसी तरह सुकून से और कैफियत से बात करनी थी। आई होप सो आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी। एक पिन्नी सी बात बाद में और बताऊंगा। तो पहला तो मामला ये हुआ कि हमें खाना मिला कारवान से, दूसरा मामला ये हमें खाना मिला सेक्रेड मंथ से, तीसरा मामला हमें खाना किधर से मिला? तो देखो, हेल्प फ्रॉम जनरस मेंबर्स। हेल्प फ्रॉम जनरस मेंबर्स हु स्मगल्ड फूड टू द वैली। द वैली आप कर लीजिएगा, मैंने जगह कम थी तो खाली वैली लिख दिया। हु स्मगल्ड फूड टू द वैली। हेल्प फ्रॉम जनरस मेंबर्स हु स्मगल्ड फूड टू द वैली। देखो बात समझना, एक आदमी थे हाकिम इब्ने हाजिम। ये देखो, कुछ लोग हैं, उनका रिलीजन कोई भी हो, दे आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल, और ये ऐसे हैं कि किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। याद है ना कल बताया, क्रूल मेंबर उसकी निशानी है कि वो आपको तकलीफ में फर्दर बुली करेगा। काइंड मेंबर, वो इंसान तो छोड़, वो जानवर को भी तकलीफ नहीं दे सकता। जैसे अगर मूसा अलैहिस्सलाम जानवर के पीछे भाग रहे हैं, उसके कांटे निकालते हुए रो रहे कि तुझे मुझ पे नहीं अपने पे तरस खाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोग थे, when they heard those weeping voices of the children, उनको तरस आता था और वो फिर छुपके छुपके जो है वो खाना स्मगल करके खाना वैली में रख के भाग जाया करते थे। Could you please tell me, ये छुपकर मदद क्यों करते थे? These people who were the generous and kind people, why they were helping Muslims, and when they were smuggling food, why they were doing it secretly? ये छुपकर मदद क्यों करते थे? Because if they had been caught, they could have been boycotted socially and financially. तो इसमें हाकिम इब्ने हाजिम का मिसाल आती है। वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी था, और हाकिम इब्ने हाजिम के बारे में आता है कि वो खदीजा का रिश्तेदार भी था। और ये जो शख्स है, ये शख्स एक दिन अबू जहल ने इसको पकड़ लिया था फूड स्मगल करते हुए, और अबू जहल ने इसको बहुत पीटा भी था।
तो जो हमारी मदद करेगा या तो बॉयकॉट होगा या पीटा जाएगा, या फिर जो है वो कुछ लोग मदद कर लिया करते थे। आप सोचो ना, एक दिन हम बैठे हुए, कारवान से खाना आया नहीं, सेक्रेट मंथ है नहीं, किसी ने खाना पहुंचा दिया तो खा लेंगे वरना नहीं। नाउ यू आर सो लकी, यू आर सो फॉर्चुनेट, राइट आफ्टर दिस क्लास आपके पास फ्रिज में खाना मौजूद होगा। कितने नसीब वाले, आपको पता है आज 9 बजे खाना मिल जाएगा। ओहो, वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ आर यू या इज यू। तो द पॉइंट इज कि यार अगर तुम किसी भी जब दिल करे कोई भी, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो कल शुगर लो हुई थी और ये मेरे पास चॉकलेट अभी तक रखी हुई, तो मतलब मैं इसीलिए कि आज भी शुगर लो तो खा रहा हूं। आई एम अ फॉर्चुनेट पर्सन, यार मेरा दिल करता है मैंने जनाब ये चॉकलेट जो है वो चबा जानी। तो सर ये वो लोग तो बैठे में, वो कौन, रजी अल्लाह ताला अन्हु व रज़वान, वो कौन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना आया तो खा लेंगे वरना पता नहीं कब आएगा। तो ये जो जनरस मेंबर्स हमारी हेल्प कर रहे थे, इसमें एक थोड़ी सी दर्दीली बात है, और दर्दीली बात पता है क्या है? Most of the time those people who used to smuggle food and those who wanted to make the food available, जो स्मगल करते थे खाना, उनमें ज्यादा जो लोग आते थे वो थे the relatives of Hazrat Khadija, and you know what, they used to sympathize with Khadija more than the most. उनको हज़रत खदीजा पे बड़ा तरस आता था क्योंकि उन्होंने हज़रत खदीजा की वो एलीट लाइफस्टाइल देखी हुई। हज़रत खदीजा was one of the wealthiest women of the whole land of Arabia. एलीट क्लास से बिलोंग करती का मतलब ये इतनी दौलत थी कि सो बंदे, मतलब कभी कभार बंदे के पास इतनी दौलत थी उसे खुद नहीं पता उसके पास इतनी दौलत है। एलीट क्लास की मिसाल लेनी ना, हम लोग जब शॉपिंग पे जाते हैं हम क्या करते हैं, हम जब शॉपिंग पे गए, नाइकी की एक शर्ट देखी, शर्ट के पीछे लिखा है जनाब 7,000 रुपए, वापस रख दी, प्राइस टैग देके वापस। प्राइस टैग देख रहा है मतलब औकात मिडिल क्लास वाली है। एलीट क्लास वाला बंदा जाएगा, पराठा के ग्लास उठाएगा, ग्लासेस हैं $400 के, कहेगा लाओ सर पैक करो खलास, कोई प्राइस टैग नहीं देखना। तो प्राइस टैग देखना हमारी मिडिल क्लास होने की निशानी है, और जो एलीट क्लास वाला उसको तो फिक्र ही कोई नहीं है। एक मौके पे 2-2, 3-3 लाख रुपए की चीज खरीदेंगे और कहेंगे बस जो पे द बिल या कार्ड स्वाइप किया निकलो भाई, पैसे प्राइस टैग नहीं देखने। इस तरह के भी अमीर लोग हैं। खदीजा वाज लाइक दैट, शी वाज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट वुमेन ऑफ द लैंड ऑफ अरबिया, इतनी अमीर खातून, और आज उनके पास जो है इतनी अमीर खातून, और आज जो है वो अमीर जो खातून है उनके पास जो है वो खाने के लिए पत्ते भी नहीं। और हजरत खदीजा के रिश्तेदार को बहुत तरस आता था, उन्होंने वो दिन हजरत खदीजा के देखे हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने सारी दौलत नबी पे निछावर की, नबी ने सारी दौलत इस्लाम पर कुर्बान कर दी, और आज खाने के लिए पत्ते नहीं है। एंड यू नो व्हाट, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला जो है इन तकलीफ वाले दिनों पे भी she never deserted prophet, she never complained to prophet, she never do any sort of nagging at all. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला इसके बाद बीमार हो गई, जान चली गई, आप विसाल कर गई, लेकिन आपने नबी इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा बहुत लॉयल थी, और इसमें कभी ये नहीं बोला कि कहाँ थी मैं रसूल, और आपसे निकाह के बाद आज मैं किधर आ गई हूँ, ये शिकायतें नहीं है। तो ये लम्हा फिक्रिया है। आपके डैड ने आपको फोन ला के दिया iPhone 11, आपने कहा मुझे तो 11 मैक्स चाहिए था, आप उस पर शिकायत करते हैं। आपके डैड ने बोला कि चलो बेटा शर्ट सोनी एक ले लो, आपने मुंह बना के साड़ दिया। आपके डैड ने बोला बेटा आज पैसे कम है, आज जो है वो बर्गर खा लो, आइसक्रीम नहीं खिला सकता, आपने मुंह बना लिया। तो भाई ये देखना क्या मिल रहा है, ये क्यों देखता है क्या नहीं मिल रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने एक बार, नॉट अ सिंगल टाइम in the entire life of Khadija, you will find that she would have submitted any complaint, or she would have singly nagged to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। एक बार भी शिकायत नहीं की, यहाँ तक कि आपकी जान चली गई। इतनी वफा थी। सर खुरम ये बातें आप क्यों कर रहे हैं बेटा? पार्टी में क्वेश्चन आएगा लेसन्स का, लेसन्स में एक लेसन लिखेंगे हम लॉयल्टी टू हस्बैंड, और लॉयल्टी टू हस्बैंड हम बताएंगे खदीजा की कि बदतरीन टाइम पे भी आपने प्रॉफिट को ना डिजर्ट किया ना शिकायत की कभी। अब अगर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला इतनी लॉयल थी प्रॉफिट से, सर खुरम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और लॉयल होंगे। वो तो हमारे हीरो हैं, हमारे रसूल हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया, और इंतकाल होने के बाद जो है वो 10-11 साल गुजर गए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी शादियां हो गई। आपकी एक वक्त में 8-8, 9-9 बीवियां थी, क्योंकि अल्लाह ने आपको इजाजत दी थी कि आप एट अ टाइम 4 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। तो एक दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत आयशा से बात कर रहे थे। हजरत आयशा से बात करते हुए, मदीना का किस्सा है, कई साल बाद प्रॉफिट जो हजरत आयशा से बात कर रहे हैं, और बात करते करते जो है हजरत खदीजा का टॉपिक आया। द मोमेंट हजरत खदीजा का टॉपिक आया, प्रॉफिट स्टार्टेड वीपिंग। अ मैन हु इज 50 years plus and he is hearing about his wife and he began to cry। तो कहते हैं ना बॉयज डू नॉट क्राई, तो सर वो हमारी माशरे में एक बात है, हमारे तो रसूल जो है वो बीवी की याद में रो दिया करते थे। So Prophet Muhammad started weeping, he started crying, and he was badly missing Hazrat Khadija।
सो हजरत आयशा ने प्रॉफिट से सवाल पूछा, या रसूलल्लाह, क्या था उन खातून में कि आज उनके विसाल को 10 साल हो गए, आज उनके इंतकाल को 10 साल हो गए और आपकी 9 8 बीवियां हैं, लेकिन आज भी आप उनको याद करते नहीं थकते, और जब भी याद करते हैं आप दीदा हो जाते हैं, क्या था उनमें जो आपकी इन बीवियों में नहीं है? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आयशा, खदीजा ने मेरा तब साथ दिया जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। That was Prophet's loyalty. सालों बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत खदीजा को याद करते हुए होते हैं। मुझे इतनी क्यूट ये स्टोरी लगती है प्रॉफिट की। वन डे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, अभी हजरत खदीजा के इंतकाल को कुछ ही दिन हुए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्रीचिंग करके घर जा रहे थे। हजरत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पहुंचे तो घर में अंदर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत फातिमा अपनी खाला से बात कर रही थी, यानी हजरत खदीजा की बहन से बात कर रही थी। हजरत खदीजा की बहन की आवाज बिल्कुल हजरत खदीजा जैसी थी। प्रॉफिट जब घर के करीब आए ना तो आवाज पहुंची हजरत खदीजा की बहन की। अब प्रॉफिट प्रीचिंग करते हुए आ रहे हैं और नबी इस्लाम, द मोमेंट ही हर्ड द वॉइस, प्रॉफिट वाज सो एक्साइटेड, ही बिकेम सो हैप्पी, ओए खदीजा आ गई। And in this excitement, the moment he was about to enter, and the moment he was about to, he was like, oh, खदीजा से मुलाकात होगी, and then he was like, oh, उनको सडनली याद आया कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के तो विसाल को कुछ महीने हो चुके हैं। And then he again began to cry. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी इस कदर मोहब्बत करते थे, हज़रत खदीजा भी इस कदर मोहब्बत करती थी। तो यहाँ वफाओं की बात होगी इस लेसन में। आप लॉयल्टी टू हस्बैंड, लॉयल्टी टू वाइफ का जो है वो, या लॉयल्टी टू स्पाउस का लेसन निकालेंगे पार्ट बी में, जिसमें हज़रत खदीजा का जिक्र आएगा। अब एक बात छोटी सी बता दूं, खवातीन और मर्द हजरात जरा गौर से सुन लें, किस कदर मोहब्बत थी ना प्रॉफिट को हज़रत खदीजा से, किस कदर मोहब्बत थी ना। एंड यू नो व्हाट, इतनी मोहब्बत के बावजूद हज़रत खदीजा के इंतकाल के कितने अरसे बाद प्रॉफिट ने दूसरी शादी की? हाँ, खदीजा के इंतकाल के कितने अरसे बाद प्रॉफिट ने दूसरी शादी की? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद हजरत सौदा से निकाह किया। तो अब पाकिस्तानी माशरे में अगर हस्बैंड वाइफ की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ले तो ये हस्बैंड डिसलॉयल हुआ, और यही हस्बैंड शायद अपनी एक्स वाइफ का मर्डरर हुआ। और इस पूरी सूरत हाल में यहाँ पर जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉयल्टी अपनी जगह पे है, 10 साल बाद भी उनको याद करके रोते थे, लेकिन शादी की जरूरत अपनी जगह पर है। तो ये जो छाप लगाते हैं ना हमारे यहाँ दूसरी शादी के और कह के, और लोग कैसे बात करते हैं, उन्होंने 2 शादियां की, अल्लाह माफ करे, 2 शादियां करनी तो कर गुनाह कर दिया क्या? हजरत हुसैन की मल्टीपल मैरिज है, हसन की मल्टीपल मैरिज है, अली की मल्टीपल मैरिज है, अबू बकर उमर उस्मान की मल्टीपल मैरिज है, प्रॉफिट की मल्टीपल मैरिज है यार, हर खदीजा की मल्टीपल मैरिज है। क्या मसला है मल्टीपल मैरिज से? चले, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल जब कुरान और हदीस में कोई चीज हलाल हो ना, उसको कनिंग में गंदा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन इज दैट व्हाट यू गाइस एक्चुअली आर डूइंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को हलाल करके दिखाते हैं, और कोई शादी कर ले तो उसको बोलते हैं 2 शादी की है, मौलवी बहुत ठड़की है। इस तरह की बातें जब शुरू होती है ना, दिस इज नॉट राइट सर। हलाल हलाल रहेगा, हराम हराम रहेगा, सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा, भले आप कितनी भी आंखें टेढ़ी करके बात कर लें। तो कभी कभार मदद आती थी। हाकिम इब्ने हाजिम जो जैसे बच्चे ने अभी अपडेट किया, मुझे नेफ्यू थे खदीजा के रिश्तेदार, मैंने पूरा बताया था आपको, तो यहाँ पर जो है वो कभी कभार जेनरस मेंबर्स मदद करते थे। अब कभी कभार हमारी मदद कैसे होती थी, लिखो, कभी कभार बेटा ऐसा होता था कि खाने के लिए कुछ नहीं था तो हम पत्ते खाया करते। ये तो आपको फरखंदा बाजी की किताब से पहले ही पता चल चुका है। अच्छा, पहली बात तो ये कि किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पत्ते 3 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात मेरा बच्चा ये कि डेजर्ट एरिया में आपको पता है कि ग्रीनरी बहुत ज्यादा कम होती है। और तीसरी बात ये कि बेटा ऑटम सीजन भी तो आता है ना, इसमें पत्ते भी नहीं होते। तो इस सूरत हाल में कभी कभार जो है वो हम जो खाते थे उसमें एक दर्दीली दास्तान है, और वो दास्तान है प्रॉफिट की मामू जान की, उनका नाम है हज़रत साद बिन अबी वक़ास। सो वन डे हज़रत साद बिन अबी वक़ास सेड दैट कि एक दिन जो है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कारवान से कुछ खाना मिल सका, ना वो सीक्रेट बंद था, पत्ता भी नहीं था कोई खाने के लिए, ना किसी ने फूड स्मगल करके पहुंचाया था। तो हमने इरादा किया हम सो जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसी रात देखी है जिसमें आप भूखे सोए हो। मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं आपका उस्ताद हूँ, आप मुझे एक अपना जो है वो कमतर भाई मान लें। मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, प्लीज इस बात को अपनी जिंदगी में ऐसे जोड़ के रखिएगा, भूलिएगा मत। ये छोटा सा एक पॉइंट है मेरा बेटा, छोटा सा। एक लड़का रात को 8 बजे खाना नहीं खाता। एक लड़का आया घर पे, उसे बोला मॉम आई एम वेरी हंग्री, दोपहर सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, दोपहर को खाना भी नहीं खाया, आप खाने के लिए कुछ दे दें। कोविड-19 की सिचुएशन ही कह लो, तो मॉम कुछ दे दें खाने के लिए। तो अम्मी ने बोला बेटा खाने में कुछ भी नहीं है खाने के लिए।
तो ये आज रात को जरा गौर से सुनना, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये लड़का आज रात को बगैर खाने के सोया, क्योंकि घर में रोटी नहीं थी, घर में रोटी नहीं थी। जब रात को सोएगा तो 8 बजे तो उसको नींद नहीं आएगी, 10 बज गए, 11 बज गए, क्योंकि जब पेट में दर्द होता है नींद नहीं आती। जब ये सुबह उठेगा, आपने शायद सोचा ना हो, लेट मी जस्ट गिव यू रिमाइंडर, तो ये सुबह नाश्ता भी तो नहीं करेगा। इसने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि घर पे रोटी नहीं थी। ये सो गया 8 बजे, सुबह 8 बजे उठा, 12 घंटे बाद ये खाना नहीं खाएगा। आपको पता है ना सो के उठने के बाद कितनी भूख लगती है। ये फिर खाना नहीं खाएगा क्योंकि रोटी नहीं है। फिर ये रोडों पे जाएगा, वो हज़रत हसन के नाम का दस्तरखान है या छीपा का या फिर बहरिया का दस्तरखान है, वहां से फिर खाना छुप के मांग के खा लेगा या फिर कचरे के डब्बे से ही खाएगा। तो ये जो बात है ना, किसी को रात की रोटी तो बिल्कुल मना नहीं करनी। ये कोई रात को भूखा सोए ना, ये अगले दिन भी भूखा रहेगा, और दोपहर या शाम तक खाना मिला तो मिला। तो बेटे ये रात वाला काम बड़ा खतरनाक है। ये जो रात में जो भूखे सो जाए ना, वो पड़ोसी रात को भूखा सोया तो वो सुबह मॉर्निंग में नहीं बेल बजाएगा, सर 2 अंडे डबल रोटी दे दें, हम रात को भूखे सोए थे। जब मैंने रात को नहीं मांगा, वो सुबह नहीं मांगेगा। रात का भूखा सुबह भी तो भूखा रहेगा। Have you ever evaluated that? Have you ever remained hungry for 48 hours? वो भूख बर्दाश्त किया आपने कभी? सोए हैं कभी रात को खाने के बगैर? शायद सोए हो आप, पार्टी में गए होंगे, दोपहर को ठूस लिया होगा, फिर शाम को भी ठूसा होगा। आप तो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रंच करते हैं, फिर उसके बाद लंच है, शाम को क्रंच है, फिर नेटफ्लिक्स सामने पॉपकॉर्न ठोके, रात को खाना खाया, सब सो गए, पिज्जा ऑर्डर करके वो भी ठूसा। खाने के लिए पैदा हुई है नस्ल। चले 48 आवर्स की भूख तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता सर कि आपने जो है वैसी भूख बर्दाश्त की कि नहीं की। मैं नहीं सोया कभी भूखा। लेट मी जस्ट गिव यू माय एग्जांपल। मैं नहीं सोया सर कभी बगैर खाने के, यानी कि अगर किस मजबूरी में से खाना। बस एक दिन की स्टोरी याद है, और वो स्टोरी बड़ी बेसिक सी है। जौहर मोड़ पे जौहर स्वीट्स है, उसके ऊपर रहते हैं सर, डिसेंट अपार्टमेंट नाम था। हमारे जो है वो बैंकरप्ट हुए, अब्बा बैंकरप्ट हुए, तो खाना शाना जो है वो हम जब गरीब होते तो एक टाइम ऐसा है कि किराए के मकान के बाद हमने सारा सामान बेच दिया। 28,000 का हमने सारा घर का सामान सेल कर दिया। अब हम बगैर फर्नीचर के घर पे रहते थे। उसमें 4,500 किराया दे दिया। पता नहीं था अगला महीने कैसे गुजरेगा भारत गुजारा। अब्बू खाना ला रहे हैं, वो पैसे भी खत्म हो गए। एक दिन डैड ने बड़ी बहन को ला के दिए चावल, और कहा बेटा ये चावल पकाओ, हम चावल खाएंगे। तो माई एल्डर सिस्टर, फरिया नाम है उसका, शी सेड टू माई डैड के व्हाट अबाउट दाल। तो अब्बा ने बोला बेटा दाल के पैसे नहीं है, आज से चावल नहीं पक सके, कुछ था ही नहीं, 0 रुपीस। तो भैया फिर जो है वो उस दिन चावल बने। अब चावल हमने खाने थे। मैं तो कह रहा हूँ एक बंदे के पास चावल ही नहीं है, मैं तो अपनी मिसाल दे रहा हूँ, चावल खाने थे। चावल खा रहे तो खाए नहीं जा रहे यार, चावल इतने ड्राई लग रहे हैं। तो अभी आजकल तो आप तो कितने खुश नसीब हैं, मम्मी ने चावल रखनी है, फिर दाल साइड में आनी है, 2 तरह की दाल होनी है, फिर जी वो नेशनल का मैंगो अचार होना है, और ये आपकी चटनी बेटा रायता पसंद करेंगे, ये लो बेटा पेप्सी डाइट पियोगे या विद आइस या विदाउट आइस पियोगे। क्या बात है, सेठ थे बच्चे बैठे हुए बातें सुन रहे हैं, 10,000 रुपए इस्लामिक की फीस देके क्लास सुन रहे हैं, लेकिन खाना नहीं शेयर करेंगे। तो यार बड़ा मसला हो गया सर। वो फिर जो है वो चावल नहीं खाए जा रहे थे, तो चावल खा के फिर पानी पीना, चावल खा के पानी पीना, तो वो वजह समझ ले पेट में घुस रहे थे चावल। तो उस रात पता चला ये दाल क्या चीज होती है। उस रात पता चला कि खाना ना होना क्या होता है। चले हमने तो बगैर खाने की नहीं गुजारी वो रात, लेकिन जिन्होंने गुजारी उनको पता है। उन लोगों तक पहुंचना होगा सर, उधर तक खाना पहुंचाना होगा सर। और अगर आपने ये काम पकड़ लिया ना, खाना खिलाने वाला, आप कभी परेशान नहीं गुजरेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस्लाम की गारंटी देता हूँ मैं आपको, कि आप परेशान नहीं गुजरेंगे। तो साथ बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला जो है वो कहते हैं कि उस रात कुछ नहीं था खाने के लिए। तो फिर मैंने जो है वो सोने की कोशिश की, तो नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो फिर साथ बिन नबी वकास से पता है क्या किया। जवाब देना आपने मेरे सवाल का, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हज़रत साद बिन नबी वकास जो है, उन्होंने जमीन पे हाथ मारना शुरू कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार एक बात बता, जमीन से तो मिट्टी मिलेगी, जमीन से तो कचरा मिलेगा, जमीन से तो कीड़े मकोड़े मिलेंगे। भूख की इतनी हालत थी कि बस जमीन से कुछ भी मिले तो मैं उठा के खा लूं। कैन आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन? आज रात को आप सोए और आपको जो है वो 2:30-3 बजे काफी ज्यादा भूख लगी, तो आप जब उठे तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आहा, अगर आपने अपना फ्रिज खोला, उसमें आइसक्रीम भी है, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी है, उसमें परसों वाली बिरयानी और तरसों वाला सालन भी है, उसमें वो केक बर्थडे का किसी का रखा हुआ है, उसमें फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट चाट भी है, वाह अकबर।
इसके बाद कोई शिकायत नहीं बनती। अब आपके पास मोबाइल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, ट्यूशन के पैसे भी नहीं है, आपका नए कपड़े सब छोड़ दो साइड पे, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, आप बहुत अमीर है सर, बहुत अमीर है। बस आप फ्रिज खोल के पढ़े अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, बंद कर दे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है फ्रिज से, फ्रिज में रखे हुए खाने को सड़ाने से मेरी दुश्मनी है। वही तो मैं आपकी जज्बात जगाना चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा ख्याल करें। साथ बिन नबी वक़ास जमीन पे हाथ मारे, आप जमीन पे नहीं हाथ मारते होंगे ना, आप जमीन पे हाथ मार के तार तो नहीं उठा के खा लेंगे। हज़रत साद बिन नबी वक़ास कह रहे हैं मुझे ना एक चमड़े का टुकड़ा मिला, ओए होए इतना मजा आता है ये बात बताते हुए, कह रहे हैं मुझे चमड़े का एक टुकड़ा मिला, लेदर पीस, इतना गंदा था, इतना पता नहीं कितने अरसे से पड़ा हुआ था, हमने उसको धोया धोया धोया, तो फिर खाने की कोशिश की तो वो च्यूएबल नहीं था, ना जाने कब से पड़ा हुआ सख्त हो गया हो। तो इस पूरी सूरत हाल में हमने उसको उबाला उबाला उबाला, और वो जब बॉयल हुआ तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अरे यार इतनी क्यूट ये बात है ना। साथ भी नबी वकास कह रहे हैं जब वो च्यूएबल हो गया, जब वो सॉफ्ट हो गया, चमड़ी का टुकड़ा खुद नहीं खाया, उसके पीसेस करके लोगों में भी शेयर किए, और फिर कहते हैं उस रात हम चमड़े के टुकड़े के उसके भी पीसेस खा के सो के हमने वो रात गुजारी। Now that's a big big thing, and you will be able to realize that in your future कि जो लोग भूखे होते हैं ना वो ज्यादा खाना शेयर करते हैं। आपको अंदाजा नहीं हुआ होगा, या शायद आपने इस चीज को ऐसे फिगर आउट नहीं किया होगा, आपको पता है सबसे ज्यादा खाना मुसलमान किस महीने में बांटते हैं? रमजान में। जब मुसलमान भूखा होता है ना तो उसको पता होता है यार भूख क्या होती है, फिर सबसे पहले वो भूखे की मदद करता है। तो पता है क्या, तुम एक काम किया करो, तुम ना महीने में एक बार भूखे रहा करो, तुम बड़े प्यारे इंसान बन जाओगे। तुम महीने में बस एक दिन रोजा रखोगे बस, तो पता चल जाएगा यार दिस इज भूख इज वेरी वेरी अजीब थिंग। और जब तुम भूखे रहोगे ना तो तुम भूखे की मदद करोगे। कितने सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक फकीर को खाना जाके जो पिज्जा दिया और उससे जाके किसी और ने मांगा उसने शेयर कर लिया। आप रेस्टोरेंट में जाएं, एक अमीर तरीन आदमी करोड़ों का मालिक, उससे बोले कि सर क्या मैं आपका एक सैंडविच दे सकता हूँ, मना कर देगा। इस पूरी सूरत में मेरा बच्चा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ये जब भूखा रहना होता है ना, ये इस्लाम ने एक महीने का इसलिए रखा है, पर तुम महीने में एक बार किया करो रोजा, तो तुम्हें भूखे का एहसास रहेगा। और जब सादवी वकास खुद भूखे थे ना, उन्हें पता होता कि दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही होगी भूख में, तो उन्होंने उसको भी शेयर किया, और उस रात हमने चमड़ा खा के गुजारा। तो कभी कभार कारवान, कभी स्मगलिंग का फूड, कभी फलाना ढीमकर, और कभी चमड़ा खा कर गुजारा। तो लास्ट लिख दीजिए लेदर। लेदर, मुझे बताओ लास्ट पॉइंट का नंबर क्या था, 13 था या 14 था? लास्ट पॉइंट का नंबर बताओ बच्चा, 13 या 14? 13। चलो पॉइंट नंबर 14 लिखो। P2 का आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, ग्रोथ ऑफ इस्लाम। ग्रोथ ऑफ इस्लाम। सर खुरम सवाल आपसे ये है कि इन 3 सालों में इस्लाम की ग्रोथ का क्या हुआ? जो 6, 7, 8, 9 और 10th ईयर की आप बात कर रहे हैं, 7 से लेकर 10th ईयर बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, इस बॉयकॉट में जैसे आप सोशली इकोनॉमिक बॉयकॉट को सामना करें, इकोनॉमिक बॉयकॉट में तकलीफें खाने की थी, आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें इस्लाम की ग्रोथ का क्या हुआ? सर इस्लाम की ग्रोथ इसमें थी एब्सोल्युटली जीरो। In these years, Prophet peace be upon him was not allowed to preach Islam because he was boycotted socially. अगर प्रॉफिट की से बात भी करेंगे तो प्रॉफिट के सवाल का जवाब नहीं देगा। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीचिंग कहाँ पर की? इन दो सेक्रेड मंथ्स, जिसमें जो है आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का पे एक फेयर लगता था, उसका नाम था फेयर ऑफ उकास। हजरत मोहम्मद फेयर ऑफ उकास में जाके प्रीचिंग कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर ईयर आपसे 4 मंथ्स प्रीचिंग कर सकते हैं, मुहर्रम में, रजब में, जिलकत में और जिलहज में। अब प्रॉफिट फेयर ऑफ उकास में प्रीचिंग करें तो ही वाज होपफुल कि प्रॉफिट को लोकल सुनी सुनेंगे, वो तो प्रॉफिट को सोशली बॉयकॉट लेके चल रहे हैं, फॉरेनर्स प्रॉफिट की बात सुनेंगे। लेकिन फॉरेनर्स में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो कोशिश करते प्रॉफिट, या कुछ लोग प्रॉफिट की बात सुनते, प्रॉफिट की इस प्रीचिंग को नाकाम बनाया प्रॉफिट के पड़ोसी चचा अबू लहब ने। अबू लहब यूज्ड टू बी देयर, and not only he used to abuse Hazrat Muhammad, hurled abuse on Prophet peace be upon him, बल्कि he also used to threaten the listeners of Hazrat Muhammad peace be upon him। अब लोग जब प्रॉफिट की बात सुन रहे होते हैं और अबू लहब बीच में आता है जो कि पावरफुल आदमी है और बनु हाशिम से ही है, तो people would like a member of Banu Hashim is threatening another member of Banu Hashim। और इस पूरी सूरत में अगर हमने इनकी बातचीत सुनी तो इनकी दुश्मनी में हमारा नुकसान होगा। सो प्रॉफिट ने कोशिश तो की, बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, आप प्रीचिंग ट्राई तो करते रहे, लेकिन इस कोशिश में यूजुअली हजरत मोहम्मद को नाकामी हुई बिकॉज ऑफ अबू लहब। तो हम 3 साल के फेज में बोलते हैं कि इस्लाम की ग्रोथ रुक गई थी। तो याद है ना कुरैश क्या चाहते थे? इस्लाम की ग्रोथ रुक जाए,
और मुसलमान खत्म तो नहीं कर सके वो, पर ग्रोथ को उन्होंने 3 साल तक रोक दिया। 3 साल के बाद there were few generous members who opposed the boycott। अब मक्का के ही कुछ लोग हैं जो कि पॉलिथीस्ट हैं, और ये मक्का की जो प्राइबिंग मत करना, मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ क्योंकि फिर हमारी क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी और टॉपिक भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुछ जेनरस मेंबर्स थे जिनमें हमारे पास जो है हिशाम बिन आमिर थे, और हमारे पास यहाँ पर अलमुतीम बिन आदी भी थे, सुहेर बिन अबी उमैया भी थे, अबू बुख्तार भी थे, और इसमें हमारे पास एक शख्स थे, उनका नाम था जमा। तो ये 5 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने जो है बॉयकॉट को अपोज किया। बेसिकली एक शख्स थे हिशाम बिन अमर, उन्होंने देखा कि यार लोगों में कितना जुल्म हो रहा है, मतलब 3 साल हो गए, ठीक है जो भी डिफरेंसेस हैं इन डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने, ये ऑल वर पॉलिथीस्ट, मुसलमान नहीं थे ये, पॉलिथीस्ट थे। हिशाम ने जाके ज़ुहैर से बात की, ज़ुहैर ने मुतीम से बात की, मुतीम ने अल-बुख्तारा से बात की, और यहाँ पर सारी बातें होते हुए इन सब 5 जो सीनियर्स जब मिल गए तो इन 5ओं ने कुरैश को फोर्स किया। They said that to the people of Quraysh that this inhumane activity must stop now। आपके जो भी बनु हाशिम से और मुसलमानों से मामलात हैं उसको आप टेबल टॉक पर लाएं, डिस्कस करें, नेगोशिएट करके सॉल्व करें। दिस इज नॉट द राइट वे। आपने जानवरों की तरह 3 साल से उन लोगों को वहां पर रखा हुआ है। सो देयर वर फ्यू पीपल, जरूरी नहीं है कि मुसलमान बहुत अच्छा हो दिल का, मुसलमान नहीं होता है पर वही जानी शराबी और जालिम होता है, कभी काफिर होता है और बड़ा जबरदस्त होता है। और जैसे अलमुतीम बिन आदी का आप नाम सुन रहे हैं, अलमुतीम बिन आदी हमेशा हर पल आगे प्रॉफिट मोहम्मद को सपोर्ट करेंगे, तो ही वाज नॉट अ मुस्लिम। सो कभी नॉन मुस्लिम भी बड़ा निराला निकलता है कि 5 नॉन मुस्लिम्स ने कुरैश को मजबूर किया। कुरैश नहीं इस चीज को रेजिस्ट कर पाए क्योंकि जब उनके सीनियर्स से और वो जो उनके जो ऑफिशियल सीनियर्स हैं वो बॉयकॉट को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो कुरैश वर फोर्स्ड टू गो फॉर द नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन का टाइम करीब आया। So Abu Talib was invited to negotiate with the people of Quraysh। आज अबू तालिब जो है वो कुरैश से नेगोशिएशन के लिए जा रहे थे, मेरा बच्चा। तो नेगोशिएशन के लिए जब जा रहे थे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को एक न्यूज़ दी। Now if you remember, वो जो पार्चमेंट था जिसमें बॉयकॉट के बारे में लिखा हुआ था सब कुछ, that started by the name of Allah, और इसमें 20वीं का अल्लाहुम्मा टॉप पे लिखा था, इसमें बॉयकॉट की डिटेल्स थी, and that was signed by 40 chiefs of Quraysh। It was the proof of evidence in the document जिसमें बॉयकॉट डिक्लेयर हुआ था। इस पार्चमेंट के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने अबू तालिब को बताया, beloved uncle, my Lord has told me the parchment on which they made an agreement, that parchment which is situated inside the building of Kaaba, the parchment has been completely eaten by termites, and the only word left on the parchment is the word of Allah। When Abu Talib heard this news, Abu Talib is going to use this news as a weapon during in the negotiations with the people of Quraysh। अबू तालिब कुरैश के पास जब नेगोशिएशंस के लिए गए तो कुरैश ने अबू तालिब से एग्जैक्ट वो चीज डिमांड की जो कि 3 साल पहले डिमांड की थी। इफ यू गाइस रिमेंबर, कुरैश ने वो जो जिस चीज पे वो नहीं हट रहे थे वो क्या, अपना भतीजा हमारे हवाले करो। कुरैश से अबू तालिब, if you hand over your bhatija to us, if you hand over your nephew to us, then we are going to live the boycott। आप और आपका कबीला बिल्कुल सुकून की जिंदगी गुजार सकता है। अबू तालिब ने उस न्यूज को यहाँ पर एज अ वेपन यूज किया, और अबू तालिब ने कुरैश से कहा, फाइन, if you prove my nephew wrong, he's all yours, but if my nephew and my nephew's claim are right, then you are going to finish the boycott। Quraysh were hearing to Abu Talib, and Quraysh said that, what is the challenge, what is the claim of your nephew? Abu Talib said, my nephew has told me, that is Allah has told him, the parchment on which you guys made an agreement has been completely eaten by termites, and the only word left on the parchment is the word of Allah। Quraysh were like, Abu Talib, अब आप भी गए और आपका भतीजा भी गया, that parchment has been kept safe by us inside the safest place in the city of Makkah, that is Kaaba। कुरैश की पोजेशन में एक चीज है और उनको खुद खबर नहीं है उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि अल्लाह ने खबर पहुंचाई, अल्लाह ने दीमक भेजी, अल्लाह ने उसको पूरे के पूरे पार्चमेंट को खत्म करवाया। कुरैश accepted the challenge and they opened the door of Kaaba after several years, and when they had gone inside, they found the parchment was exactly in the state as mentioned by Hazrat Muhammad, peace upon him। The whole parchment was eaten by termites except the word of Allah। अब इस सूरत हाल में कुरैश जो है उन्होंने यहाँ पर, जैसे कि अबू जहल है, अबू जहल तो अब भी बॉयकॉट नहीं खत्म करना चाहेगा क्योंकि अबू जहल तो इस्लाम दुश्मन है, लेकिन अबू जहल को अब बॉयकॉट खत्म करना पड़ेगा 2 रीजन से। नंबर 1, जबान दे दी है अबू तालिब से नेगोशिएशंस में, और यूजुअली ये लोग जो है वो अपने वादों को पूरा किया करते थे, लेकिन इससे बड़ी वजह ये थी कि when the entire parchment was eaten by termite except the word of Allah, the people, the crowd at Quraysh, they were shocked and they saw that as a sign from Allah। They were like कि हमने parchment लिखा, हमने parchment जो है वो अंदर सेफ रखा अल्लाह के घर में, अल्लाह ने termites भेजी,
अल्लाह ने पार्चमेंट चटवा दिया तो इट मींस दैट दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अल्लाह, दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम अल्लाह कि तुम लोगों ने बॉयकॉट शुरू किया, मैंने बॉयकॉट खत्म किया। याद है ना, कुरैश पॉलिटिक्स है पर अल्लाह को तो मानते हैं ना। अब अगर अबू जहल पब्लिक में जाके बात करे कि अब भी बॉयकॉट कंटिन्यू रहेगा तो पब्लिक रिएक्शन वो से जो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पब्लिक ने इस चीज को देखा है एज अ साइन फ्रॉम अल्लाह, एज ए इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अल्लाह। सो नाउ कुरैश हैड टू फिनिश एंड लिफ्ट द बॉयकॉट। बॉयकॉट वाज स्टिल इन 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, और बॉयकॉट के फौरन बाद जब अबू तालिब और खदीजा दोनों बीमार हुए, अबू तालिब की फौतगी हुई, 4 महीने बाद खदीजा की फौतगी हुई, Prophet was so sad and grieved that the year became to be known as Amul Hazan, year of grief. अब एक छोटी सी बात समझनी है आपको. This was a breaking point actually, and that was a point when the people of Quraysh could have easily seen and observed that Prophet is a true Rasul of Allah. Prophet Muhammad sallallahu पिछले 3 साल से कहां पर बैठे हैं? शिब अबी तालिब में. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वहां से बैठ के बता रहे हैं कि पार्चमेंट टर्माइट से खा लिया है और ऐसा खाया है कि उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बचा है। इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रॉफिट दे रहे हैं शिब अबी तालिब से। तो कुरैश के लिए ब्रेकिंग पॉइंट था ये चीज रियलाइज करना कि यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खबर दे रहे हैं शिब अबी तालिब से काबा के अंदर की, तो इसका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से अल्लाह बात करते हैं, और जब अल्लाह किसी शख्स से बात करते हैं वो शख्स आम आदमी बल्कि रसूल होता है। लेकिन जब जब कुरैश के सामने प्रॉफिट मोहम्मद की ऐसी खुली निशानी आई कि प्रॉफिट वाकई अल्लाह के पैगंबर रसूल हैं, यू नो व्हाट, पीपल ऑफ कुरैश वर स्टिल इग्नोरेंट, स्पेशली पीपल लाइक अबू जहल, आस बिन वाइल एंड उमय्या बिन खल्फ वगैरह, और ये लोग प्रॉफिट की ऐसी नबूवत की खुली निशानियों को डिनाई करते हुए ये जवाब देते थे। ये आप मेरे साथ आयत याद करेंगे, उसके बाद आप फिर मुझे वो आयत जो है वो टाइप करके भेजेंगे। तो क्या कुरैश जब प्रॉफिट की साइंस देखते थे तो क्या रिएक्शन देते थे? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इख्तरबत अस्साअतु वंशक्कल कमर के बाद, when they see a sign, कुरैश की बात हो रही है, when they see a sign they turn away and say this is continuous magic. When they see a sign they turn away and say this is continuous magic. तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खुली निशानी है तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नजरबंदी है, ये तो आंखों का धोखा है, ये तो जादू है, जबकि ये पक्की निशानी थी कि हुजूर रसूल है, मान लो। पर रसूल मान लेते तो प्रॉफिट के पास काबा चला जाता, लीडरशिप चली जाती, दौलत जाती, तो ये लोग तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. When they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic. चलो मेरा बच्चा, अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है वो अल्लाह आपका भला करे, पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 के पॉइंट्स लिखो मेरा बेटा, P3 के पॉइंट्स लिखो, बल्कि काम करो पॉइंट्स देख के लिखो। ये लो, मैं डिक्टेट करता हूं, मेरे साथ साथ डिक्टेशन फॉलो करो। After 3 years, some generous members of Quraysh opposed boycott. After 3 years, जी P3 स्टार्ट हो गया। ग्रोथ ऑफ इस्लाम में बस उसको आप इलैबोरेट कर दीजिएगा, ग्रोथ ऑफ इस्लाम 0 थी। हमदान अहमद स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पूरा आंसर लिखना है, इंसान के बच्चे बनो। P3, after 3 years, some generous members of Quraysh opposed boycott. उसमें कुछ नाम है, हिशाम बिन अमर, अल मुतीम, जुहैर बिन अबू मैया, अल बुख्तारी, जमा बिन अल अस्वद। जी बेटा, इस चैप्टर के नोट्स हमजा अवेलेबल हैं कैंपस में, कैंपस में नोट्स अवेलेबल हैं। मरियम तनवीर, मैं सवाल का जवाब थोड़ी देर में देता हूं, पहले मैं डिक्टेट कर लूं। तो जिन लोगों ने बॉयकॉट को अपोज किया उनके नाम आंसर में लिखना जरूरी नहीं है, पर आपकी नॉलेज के लिए है, मैं इसी वजह से यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हिशाम, मुतीम, जुहैर, अबू बुख्तारी एंड जमा। फिर लिखे नेगोशिएशन स्टार्टेड बिटवीन कुरैश एंड अबू तालिब। नेगोशिएशन स्टार्टेड बिटवीन कुरैश एंड अबू तालिब। इसके बाद पार्ट बी करना है और ताइफ का भी आंसर स्टार्ट करना है। सबर,
टाइम है हमारे पास अभी। इसके बाद पार्ट बी लेसन्स वाला क्वेश्चन बाकी है। कुरैश डिमांडेड अबू तालिब टू हैंड ओवर हिज नेफ्यू टू देम के बाद मेरा बच्चा लिखना है। अबू तालिब चैलेंज कुरैश टू प्रूव हिज नेफ्यू रॉन्ग। कुरैश डिमांडेड अबू तालिब टू हैंड ओवर हिज नेफ्यू टू देम के बाद अबू तालिब चैलेंज कुरैश टू प्रूव हिज नेफ्यू रॉन्ग। To prove his nephew wrong. उसके बाद लिखे discuss the story of eating of the parchment by termites except the word of Allah. Discuss story of the eating of the parchment by termites except the word of Allah. माहीम बेटा एक और पार्ट भी है। एट टाइम्स हम एक एक क्वेश्चन के 5 पार्ट बीच भी करते हैं बेटे। तो अभी हमने हजरत अबू तालिब वाला पार्ट भी किया है, but we will be doing another part B, that is what lessons do we learn from this event या reaction of different individuals in this event, जिसमें हजरत खदीजा वाला लेसन और बाकी लेसन हम लिखेंगे। उसके बाद लिखना है 54:2। अच्छा 54:2 पूरी मत लिखना, वो नोट्स में लिखी हुई है, बस खाली नंबर लिखना 54:2। उसके बाद लिखे as promised and taking eating of parchment as a sign from Allah, Quraysh announced the lifting of boycott. Lifted in 10th YOP, deaths of Hazrat Khadija and Abu Talib, year of grief. Year of grief. हटा दूं स्क्रीन। The story of eating of the parchment by termites except the word of Allah के बाद लिखेंगे 54:2 सूरह कमर, जो कि माशाल्लाह आपको याद हो गई है। When they see a sign, if they see a sign, they turn away and say, "This is continuous magic." We're looking as promise. मुझे इसके बारे में पता, fingers got paralyzed. I do not know about that बेटा। आपको तुबा क्या बताना चाह रहा हो? Could you please explain that a little further? I never read or heard about anybody getting paralyzed in the story of boycott. हो सकता है कोई तफसील इसकी हो। As promised in taking eating of the parchment as a sign from Allah, Quraysh announced the lifting of boycott. अच्छा, I never heard that. Let me see. रहीकुल मखतूम में तो नहीं था, एग्जामिनर की बुक में भी नहीं था। मंसूर भाई की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। अबू जहल रियल नेम वाज अमर बिन हिशाम। अबू जहल का रियल नेम अमर बिन हिशाम था। फिर आगे लिखना है द बॉयकॉट वाज लिफ्टेड इन 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। उसके बाद लिखना है डेथ्स ऑफ हजरत अबू तालिब एंड हजरत खदीजा आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ बॉयकॉट, और उसके बाद का पॉइंट है ईयर ऑफ ग्रीफ। ईयर ऑफ ग्रीफ जी, इस तरह की पॉलिसीज लाइबा मौजूद हैं। कुछ पॉलिसीज अल्लाह को मानते और आइडल वर्शिपिंग करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ आइडल वर्शिपिंग करते हैं। चलें सर, लास्ट क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन बी। What lessons do we learn from this event? जल्दी शाबाश, आज जल्दी छुट्टी कर दें, बहुत हो गया। असर की नमाज भी वक्त पे पढ़ लेते हैं। चले भाई, लेसन लिखना शुरू करें। आप बता दें आपको कोई लेसन समझ में आया तो ये बताएं। हजरत अबू तालिब प्रॉफिट पीस उनके साथ वादा तोड़ते रहे या निभाते रहे? निभाते रहे। तो सबसे पहले लिखो कीपिंग प्रॉमिस। कीपिंग प्रॉमिस, ये लेसन हमें सीखा हजरत अबू तालिब से। जी हाँ, खदीजा माज़ल्ला, was she disloyal to prophet or she was loyal to prophet? लॉयल्टी विद हस्बैंड कर लें या लॉयल्टी टू हस्बैंड लिख लें। ये है बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
बड़ी भूख थी, बड़ी प्यास थी, बड़ी परेशानियां थी, लेकिन मुसलमान जो हैं वो क्या करते रहे? सब्र। अब सब्र की एग्जीबिशन जो थी वो तो सबने की है, तो लिख दें फ्रॉम एवरीवन। इन तकलीफ के और इन परेशानी के हालात में भी प्रॉफिट प्रीचिंग की कोशिश करते रहे। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। लास्ट लिखते हैं सर, ओबीडियंस टू द लीडर। ओबीडियंस टू द लीडर के साथ लिखने हैं आप। मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा खिचमिच हो रहा है। From the loyalty of followers of Prophet, peace upon him. स्पेस खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा शीट्स यूज कर लें। वी आर डन। आज हमारी क्लास 6 मिनट पहले खत्म हो रही है। If you have any question, you may ask. जी बेटा, छुट्टी। क्या बोल रहे मोहम्मद सुफियान बेटे? सर मेरा पेज 23 नहीं खत्म हुआ, एक्स्ट्रा शीट्स क्या सर? नहीं, किसी किसी की फॉन्ट साइज राइटिंग का बड़ा होता है, किसी का नहीं स्पेस पूरा हो सका, तो वो एक्स्ट्रा शीट्स आगे मैंने दी नहीं है, उस पर लिख सकता है। सर नवाज शरीफ जरदारी को बाद में पकड़ते हैं, पहले अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं। हम ठीक हो जाए तो काफी सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। मैं पिछली की स्लाइड दिखाता हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ, रुक जाए। जी हमजा, पूछिए सवाल क्या है आपका? P3 के पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ भाई, ये आ गए P3 के पॉइंट्स। ये लो भाई, P3 के पॉइंट्स में आ गए। मोहम्मद सलीम कह रहा है खुशी हो रही, क्लास पहले खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास लंबी खींचता हूँ, रुक जाओ। आज जल्दी ऑफ हुई ना, फ्राइडे को लंबा पढ़ाऊंगा। जी हमजा, लास्ट पेज ही आ रहा है स्क्रीन पे। जी ऑप्शंस 2 देने की हम कोशिश करेंगे कि दो स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द ऑनलाइन क्लासेस दे कैन डू दैट, and those who would like to join us on campus classes, they can obviously avail that. तो अभी हम थोड़ी सी वोटिंग करेंगे और फिर आप कोई एक क्लास ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन या फिजिकल। तो वह शहवार 10 नोटबुक्स हैं बेटा, आप 10 वर्कबुक्स हैं, और 10 की 10 वर्कबुक पे तो नहीं, आप आपने 3 टॉपिक्स अगर कर लिए हैं तो ये देखें इतनी सारी वर्कबुक्स आपने मेरे साथ सॉल्व करनी। तो ये सारा काम वर्कबुक्स में होगा, फिर वर्कबुक्स में ही चीजें सॉर्ट रहेंगी, वरना तो आप सब घिचमिच कर देंगे। वर्कबुक के बगैर तो मैं क्लास अलाउ नहीं करूंगा, और मैं तो नहीं लिखने दूंगा वर्कबुक के बगैर किस चीज पे। बहुत जरूरी है वर्कबुक्स, और साल के एंड में वर्कबुक से ही मेमोराइज करना होता है, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। चैप्टर टू चैप्टर वर्किंग हुई होती है, और कोई चीज मिसिंग होती है तो फिर किसी से पूछ लेते हैं, या मैं भी पॉइंट शेयर कर देता हूँ। तो हर चीज को अपनी सही जगह पे लिखना है। तो प्लीज बेटा वर्कबुक बाय करें और वर्कबुक पे लिखा करें। सो हाँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कल पता नहीं क्यों शुगर लो हो गई थी, आई हैव नो आइडिया।
इत्तेफाक ही था, कल था मैंने शायद नाश्ता थोड़ा हल्का कर लिया था, और कल मैंने जो है वो कैलिफ पढ़ाए थे ना, फर्स्ट कैलिफ, बहुत मुश्किल लेक्चर था, तो बोलते बोलते शायद उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई। बेटा P3 के पॉइंट्स ही आ रहे हैं स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मंसूर क्या था 14 पॉइंट? ग्रोथ ऑफ इस्लाम मैंने 14 पॉइंट बताया था, वो ये था कि 3 इयर्स जो बॉयकॉट किए उसमें इस्लाम की ग्रोथ नहीं हो सकी, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट प्रीच नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वाज सोशली बॉयकॉटेड, एंड व्हेनेवर ही अटेम्प्टेड टू प्रीच इन द फेयर ऑफ वकास टू द फॉरेनर्स नॉट द लोकल्स, तो वो प्रीचिंग में भी प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को जो है वो अबू लहब इतना ज्यादा जो है वो तंग या असियत देता था कि प्रॉफिट के लिए प्रीचिंग जो है मुश्किल होती थी, और पीपल इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू प्रॉफिट दे यूज्ड टू गो अवे। सो प्रीचिंग ना हो सकी मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब हुई तो वो नाकाम रही बिकॉज ऑफ अबू लहब। सो हम कहेंगे कि इसमें प्रीचिंग ना हो सकी, ना कन्वर्जन हो सकी, तो हम इस्लामिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं कि ये ग्रोथ ना होने के बराबर थी इन ईयर्स में इस्लाम की या नंबर ऑफ फॉलोअर्स में के ऐड होने की। तो आप पूछ रहे हैं सर आपकी कितनी मैरिजेस हैं? सर मेरी एक ही बड़ी मुश्किल से हुई है, और वो एक ही रहेगी। बहुत खुश हूँ मैं अपनी एक बीवी के साथ। महक बेटा इस क्लास की रिकॉर्डिंग आज ही बाय मगरिब की नमाज के बाद तक मैं डाल दूंगा। थोड़ा टाइम लगता है उसको जो है वो डाउनलोड होने में या उसको कन्वर्ट होने में फाइल में, लेकिन मैं आज ही इंशाल्लाह। आप इशा के बाद देख लेना, चलो मगरिब के बाद भी अगर मैं नीचे बच्चों के साथ खेलने में लग गया तो मैं इशा तक कर ही दूंगा इसको। Mudassir Ali, please, I'm not getting your question, बेटे. Can you please repeat or explain that what you're trying to ask? वैली में भी बहुत जेनरोसिटी हुई थी शेयरिंग में, तो I am not getting what you're trying to say or ask. सुफियान, फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दो, कोई जो फिजिकल क्लास लेगा वो ऑनलाइन नहीं ले सकता, जो ऑनलाइन लेगा वो फिजिकल क्लास नहीं ले सकता। एक ऑप्शन होगा सर, दोनों थोड़ी होंगे। नॉन मुस्लिम जन्नत नहीं जाएंगे हमजा हारिस। जन्नत जाने के लिए मेजर जो है वो एप्लीकेशन जो है और जीआर नंबर जो है जन्नत जाने के लिए वो है कलमा शहादत। तो मुसलमान हुए बगैर जन्नत नहीं जा सकते। There will not be an option of physical and online classes both. By the way, आप फिजिकल क्लास लेंगे तो फिर आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। I'm telling you, there are more happening. अहमद अली, पार्चमेंट में जो है वो डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ बॉयकॉट थी कि who should be boycotted and who should not be, and what would be the restrictions and the signs of names of those members who signed that document and the chiefs and the signatures there as well. तो डॉक्यूमेंट में डिटेल्स ऑफ बॉयकॉट थी that started with the phrase बीस्मिका अल्लाहुम्मा। क्वेश्चन बी वापस दिखा दें, ये नहीं सर क्वेश्चन बी। Yes, Hamza, all Muslim will be blessed with paradise, लेकिन that would be different. Few Muslims will be getting the access of paradise directly, जिनकी ईमान के बाद उनकी obligations और उनके अखलाकियात मजबूत थे। तो इस्लाम में तीन चीजें बहुत जो है वो अकाउंटेबिलिटी जिसकी बहुत ज्यादा है वो है ईमान, इबादत और अखलाकियात। तो कोई लोग की इबादत कम ज्यादा होगी तो सजा के हकदार होंगे, कुछ लोगों के अखलाकियात बुरे होंगे, मतलब नमाज भी पढ़ते थे लेकिन उसके अलावा वो जिना करते थे, नमाज भी पढ़ते थे लेकिन उसके अलावा वो चोरी भी करते थे। तो कोई इबादत की वजह से फंसेगा, कोई अखलाक की वजह से फंसेगा। तो जिसका ईमान पूरा है और इबादत भी पूरी है और अखलाकियात भी ठीक थे, वो शख्स जन्नत जा रहा है सीधा। और जो कहीं भी चूक गया या सवाल में अल्लाह ने उसको पकड़ लिया तो वो मामला सख्त है। तो दुआ किया करें अल्लाह सबको बगैर हिसाब की जन्नत जो है वो से नवाजे इंशाल्लाह। टेस्ट देने तो कैंपस ही आना पड़ेगा दीना साहिबा। ऑनलाइन अगर आप अवेल करेंगे टेस्ट तो फिर भी कैंपस में ही होगा। फेयर ऑफ वकास आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का पे है, उसमें रमेशा शहजाद, उसमें लोकल्स के अलावा फॉरेनर्स भी होते थे। सो वो रिस्ट्रिक्शंस मक्का की हदूद की थी, मक्का की हदूद की बाहर की तो नहीं थी। आई यूज द फ्रेज कंटिन्यूअसली आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का। सो हदूद मक्का से बाहर चले गए तो फिर तो रूल्स जो है डिफरेंट हो गए। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो शराब पीने की इजाजत नहीं है, ये रूल पाकिस्तान की हदूद में है। पाकिस्तान से बाहर निकल जाए
तो वहां शराब पीने की इजाजत मिल जाएगी, दुबई में चले जाएं। तो वो बाउंड्रीज और प्रेमिसेस की बात है। We cannot attend both, Mr. मोहम्मद नुमान, वेरी सॉरी। कोई एक दो बार क्यों पढ़ाएंगे हम इस्लाम में? सर स्क्रीन आ गई ना मुजम्मिल लेसन्स वाली? नहीं, डॉल्फिन तो फैमिली ऑफ फिश में। हमजा जफर क्या हो गया तुम्हें, कैसे सवाल पूछ रहे हो? डॉल्फिन इज नॉट फिश, मैमल इज ए कैटेगरी ना। वेल इज अ फिश बट वेल इज अ मैमल। तो मैमल होना तो इसलिए क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट बच्चे देती है। फिश तो होगी ना भाई, वो फिश है लेकिन मैमल भी है। एक वाइल्ड एनिमल है, वो मैमल है। तो मैमल को क्यों उससे मिक्स कर रहे हो भाई? हाँ, अनकशा कह रही मेरी मामा मुझे जरूर भेजेंगे। चलो, तंग करती होंगी ना आप मम्मी को बहुत। चले यार, काफी आज हमें भी जल्दी छुट्टी मिले। टेस्ट तो हसन बुखारी दे दो, अच्छा है। अगर टॉपिक नहीं पढ़े तो रिकॉर्डिंग से देख ले, सुन लेना कुछ टॉपिक्स। और उसके अलावा जो है वो टेस्ट तो दे दो यार। टेस्ट देने पे फायदा ही होगा ना, कुछ नुकसान थोड़ी होगा। मार्क्स कम आए तो खैर है, हम कह देंगे नहीं पढ़ा हुआ था। हमजा खालिद, बेस्ट बुक टू सिक्योर ए स्टार इज आर द बुक्स ऑफ सर खुर्रम हुसैन। मेरी किताबें बेस्ट हैं। आपको थोड़ा इमोडस्ट लग रहा होगा, लेकिन आप मेरी किताबों को कंपेयर करें और कोर्स बुक्स के साथ, तो इंशाल्लाह आपको मेरे जवाब से इत्तफाक हो जाएगा। मैंने बहुत बहुत मेहनत से रिसोर्सेज तैयार किए हैं। उम्मीद है कि आप इसको जब देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जी, वो मुस्लिम जिनकी इबादत या अखलाकियात में मसले होंगे वो जहन्नुम जाएंगे। लेकिन वो ईमान की हालत मरे हैं तो वो करोड़ों या खरबों साल की सजा जहन्नुम में कमाने के बाद इवेंचुअली जन्नत जरूर जाएंगे। ये आ गया जी P3। कुछ लोग P3 अभी भी देखना चाह रहे हैं। वानी अल्लाह आपको तौफीक भी दें इंशाल्लाह। इसके बाद क्या आप जो सीखा है आपने, आप उस पर अमल करें और कोशिश करें, बस टूटी फूटी कोशिश करें, लेकिन अल्लाह आपको जो है वो तौफीक दें लोगों को खाना खिलाने की और गरीब तक रोटी पहुंचाने की, इंशाल्लाह आमीन। टेस्ट की प्रिपरेशन जब मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा ना फिर ही सिखाऊंगा फातिमा बाजी, फातिमा सही। जब हम अनाउंस करेंगे ना फिर हम बताएंगे बेटा ऐसे प्रिपेयर करना है, ये दे। ऐसे थोड़ी मैं आज बोलूंगा कल टेस्ट हो जाएगा। सो आई विल बी गिविंग यू गाइस द होल वीक फॉर टू प्रिपेयर। तो उसमें फिर मेरी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। अभी परेशान ना हो, चिल करें, अगले जुम्मे तक बस कोई काम नहीं है, रिलैक्स करें। जी जैनब ऐसा ही है। Abdullah was Prophet's father, Abdul Muttalib was Prophet's grandfather, and Hashim was Prophet's great grandfather. बिल्कुल ठीक फरमाया बेटे आपने। नॉर्थ ब्रांच की मेरी फिजिकल क्लास की टाइमिंग होती है सैटरडे संडे रात 9 से 11 और कभी कभार 8:30 से 10। 8:30 to 10 भी होती है क्लास, लेकिन कभी मैं लेट होता हूँ तो फिर कभी एक्सटेंडेड क्लास लेता हूँ तो 8 8:30 से लेके 11 बजे तक भी क्लास लेता हूँ रात को। सर जुनेद की क्लासेस से मेरा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता सुफियान, अनफॉर्चुनेटली। और बाकी वो कोशिश मैं उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करता टाइमिंग्स के लिए,
लेकिन वो अगर मेरे साथ क्लास आगे पीछे रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं। लास्ट ईयर तो जब मेरी क्लास होती थी उनकी टाइमिंग्स वही मेरी क्लास के आसपास ही थी, और स्टूडेंट्स जो है वो मेरी क्लास उनकी क्लास से वॉक करके मेरी क्लास में आ जाते थे। लेकिन आई डू नॉट कोऑर्डिनेट विद हिम एनी मोर, ही डज नॉट कोऑर्डिनेट विद मी एनी मोर। सो अगर कोई क्लैश होगा तो बेटा एडवांस में सॉरी, वी वोंट बी आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट, और वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा अगर क्लैश आया तो। फिर ये कि आप उनका कोई और सेक्शन या मेरा कोई और सेक्शन ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है और होगी भी नहीं, आगे के हालात लग भी नहीं रहे। सर हमजा तो मेरे पार्टनर हैं, सर हमजा के साथ तो पक्की ठकी कोऑर्डिनेशन है। अभी मैंने बताया तो आजकल सर आज हमजा से बात की, फिर डिसाइड किया कि हम कैंपस फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब इस वीक मेरी सर हमजा सर आबिद हम तीनों बैठ के कोऑर्डिनेट करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि यार किस दिन कैसे और किस टाइमिंग में क्लास रखनी। सर हमजा से क्यों चेंज कराओगे? मेरी सर हमजा की बैक टू बैक क्लास होगी। सर आपने सर जुनैद बोला था सुफियान भाई, सर हमजा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अगर सर जुनैद से हमजा शिफ्ट करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, you will never regret that decision. If you switch from Junaid bhai to Hamza bhai, you will not regret that decision. I'm telling you. Hamza is good, mashallah. Junaid bhai is also good. आपको जो अच्छे लगे। लाइव बेटा शॉर्ट आंसर तो नहीं लिखने हैं, आंसर लंबे लिखने हैं। तो if the answers are lengthier, तो नोट्स में lengthier आंसर है, शॉर्टर करने आंसर्स, तो फिर आप जो है वर्कबुक के पॉइंट्स को जोड़ दें तो वो शॉर्ट हो जाएगा आंसर। तीन इब्राहिमी के फॉलोअर्स तो जा सकते हैं जन्नत, क्योंकि वो इस्लामिक मोनोथीस्टिक फेथ ही फॉलो करते थे और उस वक्त इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी। लेकिन मुशरिक जन्नत नहीं जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने सूरह निसा की वर्स 48 में फरमाया, Allah forgives not that partners are set to him, he forgives anyone he pleases. Verily to set up partners with Allah is to commit a sin heinous indeed. तो अल्लाह पाक कोई भी गुनाह माफ करेंगे, शिर्क माफ नहीं करेंगे। अली वालम मेरी और जुनैद भाई की बहुत पुरानी यारी और दोस्ती रही है, लेकिन हमारे बीच में इख्तलाफात आ गए हैं पिछले 1 साल से, तो अब हम लोग एक साथ काम नहीं करते। दो के मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए हमेशा दुआ को रहूंगा और उम्मीद करता हूँ हमें हमारे खानदान को भी अपने दुआ में याद रखेंगे। लेकिन प्रोफेशनली वी हैव अ सेपरेट पाथ नाउ, so his priorities and his campuses and his working and his objectives are different and my priorities and my objectives are different. तो हमारी बनती नहीं का दुनिया आप कह सकते हैं, लेकिन बस ये कि हम एक साथ काम नहीं करते हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान भाई बनाया तो हम मुसलमान भाई तो हैं। तो वो उन क्या सोचते हैं, दैट्स हिज प्रॉब्लम, मैं तो यही सोचता हूँ। लेकिन वी डू नॉट वर्क टुगेदर। ठीक है भाई, चले बस। अदीना साहिबा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें मैसेज तो मैं चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। जी, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, आज मैंने पढ़ाया भी है नवंबर वाले स्टूडेंट्स को, तो आई विल शेयर इट विद यू गाइस द डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इन द चैप्टर ऑफ राइटिंग आइडिया कैरियर्स। चलो अब मैं जा रहा हूँ, असर पढ़ो आप भी, मैं भी पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।